बेटा आप लोग को आवाज आ रही है क्लियर? बेटा कोई एक बच्चा बता दे, आवाज आ रही है क्लियर? हाँ हाँ सर। पहले पढ़ाई करेंगे फिर मैं आप लोगों से बात करूंगा। बेटा रुति कुछ बोलना चाह रहा है। रुति बेटा आप बोलना चाह रहे हो कुछ? ठीक है बेटा मैं स्टार्ट करता हूँ। हम लोग को अगर रोटेशन खत्म करना है, सबसे पहले तो आपके दिमाग में रोटेशन की ऐसे इमेज बनाओ कि किसी लाइन या पर्टिकुलर एक्सिस फिक्स्ड हो, उसके अबाउट कोई डिस्क या घूम रहा है कुछ, चाहे कुछ भी। ये रॉड होगा एक्सिस से। अगले वाले में तो कोई सर आवाज कट रही है आपकी। सर सुनाई नहीं दे रहा है। बेटा क्या आपको आवाज आ रही है? हाँ सर हाँ अब सर अब आ रही है। मैंने बोला अगर हमें रोटेशन पढ़ना है तो आपको तीन चीजें अपने दिमाग में लेनी पड़ेंगी। एक मोशन जब एक्सेस फिक्स हो, जिसको आप लोग क्लास में सर्कुलर मोशन में पढ़े थे। हम तेजी से खत्म करेंगे और हमारा टारगेट होगा कि फिर से ऐसा रिवीजन हो जाए कि रोटेशन नया सा। पॉइंट मास का मोशन जिसे हमने ट्रांसलेशन के नाम से पढ़ा था, और एक कंबाइंड। बेटा यहाँ पे हमारी जितने भी वेरिएबल्स हमने काइनेमेटिक्स में पढ़े थे, अगर आपको याद हो, थीटा, अल्फा एंड ओमेगा, तो आपको वही रिलेशन रखना था कि अगर मुझे थीटा पता है और मुझसे कोई ओमेगा पूछे तो मैं इस तरफ जब जाऊंगा तो मैं डी थीटा बाई डी टी कर दूंगा, और जब मुझे अल्फा की तरफ जाना हो डी ओमेगा बाई डी। डी टी कर दूंगा। एंड वाइस वर्सा करते वक्त बस मुझे ख्याल रखना है कि ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा डी टी। इंटीग्रेशन के समय हमें इनिशियल कंडीशन चाहिए होती है, थीटा इक्वल टू थीटा नॉट इनिशियल कंडीशन प्लस ओमेगा डी टी। एक्चुअली में पूरी थ्योरी होती है, बट बच्चों को आधा आधा समझ आता है। ट्रांसलेशनल मोशन में आपको सिर्फ वही बेसिक इक्वेशन यूज करनी है, जैसे एफ इक्वल टू एम में हो गया। बस आपको लिखना है ऐसे, नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू मास ऑफ सिस्टम लोगे इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर। सेंटर ऑफ मास। बेटा आवाज नहीं आ रही क्या आप लोग को? सर थोड़ा हाँ कट सर रहा आ है। रही है, थोड़ा थोड़ा बीच में। बेटा पेशेंस रखो। कंबाइंड में क्या होगा, अगर आपको डायग्राम से भी याद है, तो हमने बोला था जैसे ऐसे इमेजिन कर लो कि तुमने कुछ एक प्रोजेक्टाइल की तरह एक चीज फेंक फेंक दी, बट वो घूम घूम के जा रही है आगे। बेटा इसका खुद का भी एक मोशन हो रहा है। आपको कंबाइंड में ऐसा सोचना है कि ट्रांसलेशन है वो आपको सिंपली ये देगा कि एक पॉइंट मास प्रोजेक्टाइल की तरह गया, प्लस यानी आपको ऐसे सोचना है कि वो बॉल मूव ही नहीं की, एक सेंटर ऑफ मास बस ऐसे चला गया, बॉल या जो भी दिख रहा है आपको पॉट की तरह वो सीधे ऐसे चला गया, हर पॉइंट पे वो रोटेशन किया ही नहीं। और दूसरे में आपको ऐसा सोचना है कि वो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट पॉट सिर्फ घूम रहा है। यानी अगर किसी बच्चे को फर्स्ट सेक्शन और सेकंड सेक्शन नहीं आता है तो वो कंबाइंड तक कभी नहीं पहुंच सकता। ये है आपका फर्स्ट सेक्शन, ये सेकंड सेक्शन, और ये कंबाइंड। अब बेटा मैं सारे बच्चों से पूछूंगा सिर्फ बेसिक बेसिक सवाल।
अगर आपको बेटा ये ऐसा सोचो कि आपकी उसकी क्लास है, क्या कहते हैं, रिवीजन की ही क्लास है, तो मैं वैसा ही बिहेव करूंगा। अल्फा आपको दिया है 3t, ओमेगा नॉट दिया है तुम्हें 3 रेडियन पर सेकेंड। बेटा मुझे ओमेगा निकाल के दिखाओ t = 2 सेकेंड पे, निकाल के दिखाओ जल्दी से, सारे बच्चे करो। नाइन। 9 सर 9। ओमेगा थीटा अल्फा, अल्फा से ओमेगा की तरफ आना है, तो ओमेगा = ओमेगा नॉट प्लस अल्फा डी टी का t = 0 से लेकर t = 2 तक। तो ओमेगा नॉट की वैल्यू थी 3, अल्फा की वैल्यू 3t थी, 3t dt को आप इंटीग्रेट करते 3 + 3t² / 2 और फिर लिमिट्स पुट कर देते 0 से लेके 2 तक का। सर हाँ बेटा बोलो। सर ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है। हाँ बेटा, इनिशियल इंटीग्रेशन सिर्फ एक चेंज देता है। अगर मैं तुमको अल्फा वर्सेस टी का ग्राफ दूं और तुमने एरिया निकाला, तो ये एरिया सिर्फ चेंज इन वेलोसिटी यानी ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट है। दिस इज चेंज इन वेलोसिटी ओनली। बेटा मैं आप लोग को एक क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं, प्लीज जरा मुझे करके दिखाओ। बेटा क्या काइनेमेटिक्स 2 तक आपसे शेयर किया था? हाँ सर। क्या आप लोगों ने सॉल्व किया था? हाँ। हाँ हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, यस सर। चेक करते हैं अभी। काइनेमेटिक्स 2, किसी को पासवर्ड याद है बेटा? 99 था। 99 ठीक है, 9 9। हाँ बेटा खुल रहा है। जिस भी बच्चे ने काइनेमेटिक्स पढ़ा होगा उसी को ये एंगुलर वाला सेक्शन इजी लगेगा। सारे फॉर्मूले रिपीट होंगे बेटा, आपको फिगर दिख रहा है ना? हाँ सर। हाँ एनालॉजी यूज कर लेना, जैसे हाँ सर। एक्सेलरेशन दिया है तो वहां पे एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन ओमेगा आई बाई डेल्टा टी, एक्सेलरेशन डीवी बाई डी टी दिया था इंस्टेंटेनियस, तो अल्फा डी ओमेगा बाई डी टी इंस्टेंटेनियस हो जाएगा। एनालॉजी से ही करना है। अगर लॉजिक समझ आ रहा है तुमको, बेटा एक सेकंड में थोड़ा नीचे आ रहा हूँ। बेटा मैं आप लोगों से जानना चाहता था कि आपको क्या पेज पे ये दिख रहा है, A = FT, A = FV, A = FS दिख रहा है? हाँ सर। बेटा हाँ सब पे एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो, सब पे। आप अपने आप को तेज समझते हो तो भी, कमजोर समझते हो तो भी, हर एक पे सॉल्व करो। आपको क्वेश्चन मिल जाएगा इसी शीट में। देखो, P = तुम्हें वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रहा हूं। मैं अभी आपको ये क्वेश्चन देना चाह रहा था, मैं उस क्वेश्चन पे आता हूं। बेटा क्वेश्चन नंबर 14 मेरे सामने करके मुझे आंसर भेजो।
क्वेश्चन नंबर 14 का मुझे आंसर भेजो। आई होप सबको दिख रहा होगा साफ साफ। एक्सेलरेशन दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, टाइम दे रखा है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पूछा है। बेटा ये एक तरह से चेक भी था कि अगर आप सॉल्व कर रहे होते तो आप लोग को आंसर आता। जल्दी जल्दी आप मुझे भेज देते अब तक। एनोटेशन ऑन करते हैं। वेलोसिटी को आप क्या लिखते हैं? वी नॉट प्लस ए डी टी। किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी कितनी आ जाती है बेटा? वी नॉट है आपका 5 प्लस 4 माइनस 2t का इंटीग्रेशन। कहाँ से कहाँ तक लेके बेटा? इंटीग्रेशन कर दो बेटा, हमें वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला चाहिए। 40 माइनस टी स्क्वायर प्लस 5। हाँ 4t माइनस टी स्क्वायर। बेटा आपको पूरा पेज दिख रहा है ना? -91 आया। हाँ v कितना आया? -91। बेटा आपका आंसर कितना है? फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल कितना आया? नहीं सर, v की वैल्यू -91 आई है। ये तो वेलोसिटी तो निकालनी नहीं है ना। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल टिल 12 निकालना है। डिस्टेंस है सर, टोटल डिस्टेंस। सर डिस्प्लेसमेंट आया, डिस्टेंस नहीं आया। यही ट्रिक थी बेटा। 1 सेकंड के बाद चेंज हो जाएगा। आप हाँ। वेलोसिटी का अगर आप ग्राफ ये बनाते हैं, अब वेलोसिटी का ग्राफ बनाते हैं तो ये हाँ। देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको आती है तो ए स्क्वायर मतलब ए नेगेटिव है, टी स्क्वायर के साथ अगर नेगेटिव है तो इन्वर्टेड उल्टा। बेटा टी इक्वल टू 0 पुट करो, आपको दिख रही है इनिशियल वेलोसिटी 5 है। मैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाता हूँ। टी इक्वल टू 0 पे वैल्यू 5 है और उल्टा ग्राफ बन रहा है, तो जरूर ऐसे गया होगा। t इक्वल टू 5 पे और चेंज हो रहा है। ये जब ये एरिया निकालोगे तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट आएगा, बट इस पॉइंट पे जाके हमारी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0।
बेटा मेरी बात समझ पा रहे हो? ये हाँ। कोई निकाला है क्या? व्हेन वेलोसिटी विल बी 0 बेटा, आप इसी क्वाड्रेटिक को t equal to 5 Sir, 5 seconds. seconds. 5 सेकंड पे t इक्वल टू 5। अब उसके बाद आप क्या करोगे, 5 तक आपका एरिया नेगेटिव आएगा, क्योंकि वेलोसिटी देखो एक्चुअल मोशन कुछ ऐसे गया, आप ऐसे गए 0 से लेकर रिटर्न कर गए। 5 सेकंड तक तुम ऐसे गए और फिर ऐसे आए। हाँ। फिर एक बच्चे को ये बात याद नहीं होते कि जो सर ये इक्वेशन लिखाते हैं ना कि एक्स वी ए, ये तीनों वेक्टर होते हैं। जब तक तुम्हें बात नहीं समझ आती तब तक ये सब क्वेश्चन करते रहो। अब जब तुम्हारा, अगर तुम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देते, मैं इसको ऐसे कर देता कि चलो सर डिस्प्लेसमेंट ही तो निकालनी है, मैं वी डी टी कर देता, तब आपको जो ये टर्म मिलता, ये डिस्प्लेसमेंट मिलता, यानी ये वैल्यू मिलती। अगर ये देखो 0 से 5 और 5 से 12, आपको ये आंसर मिलता है, ये वाला, जो कि गलत हो जाता। आपको डिस्टेंस चाहिए, इसलिए आप क्या करोगे बेटा, इसको एक बार 0 से 5 इंटीग्रेट करोगे, उसका मैग्नीट्यूड लिखोगे, फिर एक बार 5 से 2 इंटीग्रेट करोगे, उसका मैग्नीट्यूड लिखोगे, सेम इक्वेशन को। आप उसी को VDT को 0 से 5 इंटीग्रेट करोगे, उसका मॉड लोगे, डिस्टेंस मिलेगा। फिर उसके बाद 5 से 12 पुट करना बेटा, लिमिट्स का भी ध्यान रखना। VDT पुट करते, फिर मॉड लेते, फिर आपको टोटल आंसर मिलता। क्योंकि वेलोसिटी वर्सेस टाइम में मॉडुलस लोगे, मतलब दोनों एरिया का, तब डिस्टेंस मिलेगा, वरना ऐसा हो जाता है S1 माइनस S2 हो जाता है आपका आंसर। जबकि हमें क्या चाहिए, S1 प्लस S2 टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। बेटा मैंने कोशिश की है कि सारे केसेस कवर हों। एक्सेलरेशन का एक टाइम के साथ वेरिएबल है, अगले क्वेश्चन में वो वेलोसिटी के साथ वेरिएबल है। बेटा इसे बात समझ आ रही है आपको? चलो वापस आते हैं। कहने का मतलब है, अगर आप काइनेमेटिक्स 2 सॉल्व करोगे तो ही आपका सर्कुलर मोशन वाला कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, आपको सिर्फ वेरिएबल चेंज करने पड़ेंगे। मैं वापस आता हूं शेयरिंग पे। मैंने आपसे एक बात बोली, जो समझदार बच्चा होगा वो काइनेमेटिक्स जल्दी जल्दी पढ़ ही लेगा। बेटा रुको, मुझे नेक्स्ट पेज बनाने दो, ये पेज भर गया शायद, नहीं शायद खाली तो है बेटा। मैंने आपको एक सिंपल सी बात बताई है कि जब आपको वहां पे ये सब दिखेगा कि भाई ये वेलोसिटी और ये टाइम है, तो ही आपको यहाँ पे दिखेगा ये ओमेगा और ये टाइम है। इसका एरिया से आपको डिस्प्लेसमेंट मिलता था, इसका एरिया से आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। सेम लॉजिक रहेंगे बेटा, कोई अंतर नहीं आएगा। चलो बेटा वो लॉजिक मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ, ताकि आप अगर सर्कुलर मोशन नहीं पढ़े हो तो आपको याद आ जाए। यहाँ पे एक्स रहता है, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे आपकी वेलोसिटी आती है, यहाँ पे आपका आता है एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ पे आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आता है, और यहाँ पे अल्फा। अगर हम एनालॉजी वाइज निकालते हैं तो हमको ऐसे मिलता है, थीटा इक्वल टू उसी सर्कल में ये थीटा, ये हमारा एक्स और ये आर, तो थीटा इक्वल टू एक्स बाई आर। उसी तरह से बेटा अगली बार मिलेगा हमें ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर, और अगली बार मिलेगा अल्फा इक्वल टू ए टी बाई आर। और इनका वेक्टर फॉर्म याद कर लेना, आपके लिए काफी फायदा होगा। पहले वाली इक्वेशन का वेक्टर फॉर्म नहीं होता है, बाकी दोनों का वेक्टर फॉर्म होता है। यानी आप ऐसे लिख सकते हो, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर। अगर आपको ये सब रिलेशन याद है तो ही आप सर्कुलर और रोटेशन के नॉर्मल वाले क्वेश्चन कर सकते हो। यानी पहला मैसेज मेरा है, रीड काइनेमेटिक्स और एनालॉजी सीख लो। यू शुड नो हाउ टू अप्लाई एनालॉजी हर क्वेश्चन के लिए। वो वहां पे आपको जैसे नेगेटिव एक्सेलरेशन देता है, आपको यहाँ माइनस अल्फा देगा, सब कुछ सेम रहेगा बेटा। अब नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन आते हैं। क्या बच्चों को
बेटा एक सेकंड रुको, यहाँ वाला पेज यूज कर लेते हैं। यार टिके तू मामा टॉर्क का कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं? हमको तोड़ना पड़ेगा बेटा। हमने सबसे पहले काइनेमेटिक्स का रिलेशन समझा, यानी सर्कुलर मोशन पढ़ा इसके साथ, एंगुलर मोशन के साथ, वो भी फिक्स्ड एक्सिस। एक फिक्स्ड एक्सिस पे भले वो डिस्क रोटेट हो रही हो, चाहे या कोई ऐसा कोई पॉइंट मास घूम रहा हो डिस्क के अबाउट, मतलब एक्सिस के अबाउट, हम उस पे वही इक्वेशंस लगाएंगे जो हमने काइनेमेटिक्स में लगाई थी। टॉर्क का फॉर्मूला बेटा, कोई डेफिनेशन बता सकते हैं टॉर्क की? आर, Moment of force. हाँ, मूवमेंट ऑफ फोर्स आर क्रॉस एफ। पर बेटा मुझे बताओ, हाँ। मैं तुम लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। पार्टिकल है, वो इधर 30 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ठीक है बेटा? ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। वन, टू, थ्री। आप मुझे बताओ, अगर मैंने ऐसे बांध दिया तो व्हाट इज टॉर्क ड्यू टू, सॉरी यहाँ पे 30 न्यूटन ले लो, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक बेटा, 30 न्यूटन ले लो। अब बताओ व्हाट इज टॉर्क ऑन दिस पार्टिकल फील्ड? आप ये क्वेश्चन सॉल्व करने से मना कर दोगे। आप बोलोगे सर टॉर्क हम तब तक नहीं निकाल सकते जब तक आप मुझे बताओ ना अबाउट विच पॉइंट। टॉर्क वर्ड की स्टार्टिंग से पहले आप पूछोगे अबाउट विच पॉइंट। अब अगर मैं आपको ऐसे बोल रहा हूं अबाउट 1 निकालो, तब आप इसको आर वेक्टर लोगे और इसको एफ, और फिर तब आर क्रॉस एफ करोगे। मैं पॉइंट 3 के अबाउट भी निकाल सकता हूँ, पॉइंट 2 के अबाउट भी निकाल सकता हूँ। तो आपको हमेशा टॉर्क की लैंग्वेज में एक बात याद रखनी है कि सबसे पहले अबाउट विच पॉइंट ये डिफाइंड होगा। अगर ये नहीं समझ आया तो आप बार बार कंफ्यूज रहोगे कि कई बार वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ले ले रहा है, कभी वो अर्थ के अबाउट ले ले रहा है, क्योंकि बेटा हम टॉर्क ऐसे ही निकालते हैं, हमको डिफाइन करना पड़ता है किस पॉइंट के अबाउट। आपने जैसे वो पॉइंट डिफाइन किया, चलो आप ऐसा सोच लो, आपको कोई भी फोर्स दिया हुआ है, कहीं पे भी कोई फोर्स दिया हुआ है, ऐसा नीचे की तरफ एरो पॉइंट कर रहा है। मैंने बोला ओ के अबाउट निकालो, तो ओ से उस पॉइंट पे जहां पे फोर्स लग रहा है सीधे एक लाइन ज्वाइन कर दो, दिस इज कॉल्ड आर। और अगर आपको टॉर्क आर क्रॉस एफ निकालना है तो सिंपली याद रखना कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट ऐसा ही होता है, आप एफ को पूरा लो, आर को उसके परपेंडिकुलर लो, आर परपेंडिकुलर इनटू एफ, और मतलब या तो एफ का ये पार्ट ले लो परपेंडिकुलर टू आर, या तो एफ को पूरा लो और आर उसके परपेंडिकुलर ले लो। ये सर इतना ही मैं आर लूंगा जो एफ के परपेंडिकुलर रहेगी, यानी एफ परपेंडिकुलर इनटू आर। तो आपको टॉर्क इस तरह से दिखनी चाहिए कि मुझे ये डिफाइन होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए। जिसको मेरी बात समझ आ गई है, ये एक रॉड है, आपको इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है और बॉटम पॉइंट यहाँ पे है। रॉड की टोटल लेंथ एल है, यहाँ पे 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है। आपसे पूछा जाए टॉर्क अबाउट COM, तो आंसर कितना आएगा बेटा? L/2 इंटू, 20. लेकिन टॉर्क अबाउट x पूछूं जो नीचे वाला पॉइंट बनाया है, तब आप L इंटू 20 करते हैं। 20। इतना सिंपल सी चीजें वो एग्जाम में पूछेंगे आपसे। अगर आपको लॉजिक नहीं पता है
तो आप पछताओगे बेटा। आपको सिर्फ याद रखना है कि R क्रॉस F फॉर्मूला काफी नहीं है, आपको सोचना पड़ेगा R कहां से लेना है। उसके बाद जब आपको समझ आ गया टॉर्क किसी पॉइंट के अबाउट निकालते हैं, सेकंड लॉजिक यू नीड, R एंड F आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब वही होता है बेटा। अब बेटा हम लोग सेकंड केस पे आते हैं। हम लोग जैसे लीनियर मोशन में एक एनालॉजी बनाए थे F इक्वल टू एम में, हम लोग यहां बनाएंगे, और यहाँ पे F इक्वल टू एम में नहीं था, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम था। उसी तरह यहां बनेगा नेट टॉर्क इक्वल टू यहां का कोई मास इक्विवेलेंट टू मास इनटू आई अल्फा। नेट फोर्स इक्वल टू, मतलब ऐसे सोचो, हमने फर्स्ट फिगर पे वापस आते हैं, जो हमने पहली एनालॉजी बनाना स्टार्ट की थी, यहां कहीं लिखा था बेटा, इस जगह हमने F इक्वल टू एम में लिखा था, तो अब हम यहां पहुंच चुके हैं टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। तो अब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम ये टर्म आई डिफाइन करें। तो आई हम पॉइंट मास के लिए हमेशा डिफाइन कर सकते हैं m r स्क्वायर, किसी भी एक्सिस से कोई पॉइंट मास m दूरी पे है r इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटा। r ऐसा नहीं है कि अगर आप पॉइंट मास ऐसे हैं और आप ऐसा सर्कल बना रहे हैं तो मैं सिर्फ r एक्सिस से दूरी लूंगा, ये वाली, ये लेंथ ऑफ द रूट नहीं लूंगा मैं। तो आप या तो फॉर्मूला ऐसे लिखो, पॉइंट मास इंटू r परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसके बाद हमने तीन तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया या आई को निकालने की कोशिश की थी। बेटा एक बार आपको पॉइंट मास के सिस्टम देगा, आपको कुछ नहीं करना है, स्केलर क्वांटिटी है, मास टाइप की है, रोटेशन का मास है बेटा, आप सिंपली हर बार ये ऐड होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी नेगेटिव भी नहीं आता बेटा, याद रखना। मास एंटी मास जैसी कोई चीज नहीं होती है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा पॉजिटिव आएगा और सारे ऐड होंगे। आपको सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स दे दे तब सब इजी है, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के ऐड कर दो। लेकिन आपको अगर वो सिमेट्रिकल बॉडीज दे तो लॉजिक से सोच लो उसका, सॉरी, आपको अगर वो ऐसी बॉडीज दे जो आप जैसे सर्कल हो गया, स्फेयर हो गया, तो ये सब डिफाइन करने के लिए पहले तुम्हें ये डिफाइन करना पड़ेगा एक्सिस कौन सी है। जब पॉइंट मास है तो बड़ा इजी है कि देखो ये एक्सिस हो गई और यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, सबकी सिर्फ परपेंडिकुलर दूरी ले लेनी थी। लेकिन जैसे ही बॉडी एक्सटेंडेड बनती है तो एक्सिस मैटर करेगी, इस एक्सिस से और इस एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग आएगा बेटा। अच्छा जस्ट बेटा, जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी, ये स्टार बच्चा कौन है? सर मैं हूँ कीर्ति। अच्छा ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, हमने क्या सीखा कि अगर एक स्फीयर है, चाहे कोई भी बॉडी है, तो मुझे एक्सिस, एक्सटेंडेड बॉडीज के लिए मुझे एक्सिस डिफाइन करना मेरी कंपल्शन हो जाती है, वरना मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर एक्सिस के अबाउट अलग अलग आएगा। तो क्या आपको एंट्रेंस के हिसाब से वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेरिवेशन पूछेगा? नो। एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपसे बोलेगा कि आप कुछ बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद कर लो, जिसको हम प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलेंगे। अगर एक रिंग के, बेटा रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर ही आ जाएगा, क्योंकि हर पॉइंट मास r ही दूरी पे है, तो तुम हर एक पॉइंट का निकालोगे तो dm r स्क्वायर आएगा, और ऐसा जब इसको ऐड करोगे तो dm 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 जुड़ के पूरा मास ऑफ द रिंग बन जाएगा। बेटा हम डेराइव सारे कर सकते हैं, पर मेरा पॉइंट बड़ा सिंपल है। क्या ये डेरिवेशन हमारे कोर्स में आने वाली है? बिल्कुल नहीं। हम एक रिंग मानते और ऐसे से सॉल्व करते, डिस्क का आ जाएगा mr स्क्वायर बाई 2। इसी तरह से तुमको सारे जितने भी, बेटा देखो मेरी बात सुनना, मैं हमेशा आपको सिखाया हूं कि डेरिवेशन करो, पर इस समय मैं आपको बोलूंगा कि इसका डेरिवेशन चाहे तो इस पॉइंट का डेरिवेशन आप मिस कर दो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए
आप चुपचाप से जितनी भी सिमेट्रिकल बॉडीज रहती हैं उनका प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब जब सेंटर ऑफ मास से पास करे, जब एक्सेस सेंटर ऑफ मास से पास करे, आप निकाल लो और याद कर लो सारे के सारे। बेटा डिस्क का mr² 2 होता है। आप ये बताओ हॉलो शेल का कितना होगा बेटा? 2/3 mr²। 2/3 mr²। अगर ये सॉलिड स्फीयर होता बेटा तब कितना आता? 2/5 mr²। ठीक है बेटा, तो आपसे एक क्वेश्चन हुआ कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का वो आपसे पूछ सकता है, बट इन सब का वो कहाँ यूज करेगा, वो इसकी नॉलेज चाहेगा, बच्चे को याद होगी इन सब बेसिक वालों की। बेटा कौन भी एग्जाम में आना बहुत मुश्किल है, आप सिलेबस देखोगे समझ जाओगे। कौन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी अगर आप निकालना चाहो तो निकाल लो। बेटा कितना आया था 3 सॉलिड by कौन 10 का? 3 by सॉलिड 10 कौन का mr²। 3/10 mr²। हॉलो कौन का कितना आता है बेटा? वो नहीं पता, सॉलिड का पता था। बेटा मैंने टीम से बात की है और शायद आपकी फॉर्मूला बुक प्रिंटिंग में है अभी, ठीक है? आपको पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का हम लोग फॉर्मूला बुकलेट दिलवा देंगे विद इन 4 या 5 डेज में, ठीक है? उसमें सारी चीजें दी हुई हैं और आपको एज इट इज याद करके जानी है। ये बात समझ आ गई बेटा? हाँ सर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा किसी भी जनरल एक्सिस के अबाउट निकालने के लिए। तब आपके दो थ्योरम आ जाते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस और पैरेलल एक्सिस। बेटा याद रखना परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम तब वैलिड है जब बॉडीज लेमिनर हो। लेमिनर बॉडी मतलब सिर्फ डिस्क टाइप की, रिंग टाइप की, शीट टाइप की। पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमेशा वैलिड है, बस पैरेलल एक्सिस थ्योरम तब लगाओगे जैसे कोई बॉडी है उसमें से एक सेंटर ऑफ मास वाली होनी चाहिए जो सेंटर ऑफ मास से पास करे और दूसरा उससे पैरेलल होनी चाहिए। ऐसे नहीं निकाल सकते। अगर मुझे I1 निकालना है तो मैं निकाल सकता हूं, बट अब I2 नहीं निकाल सकते। हम जब पैरेलल एक्सिस बोल रहे हैं तो किससे पैरेलल? सेंटर ऑफ मास वाली लाइन से पैरेलल। अब अगर मुझे I1 निकालना हो इट विल बी ICOM प्लस MD²। बस कुछ छोटी छोटी बातें जो मैं आपसे कई बार बोला हूं, M मास ऑफ सिस्टम है, पूरी बॉडी का मास, और D आपका इसके बीच की दूरी है पैरेलल एक्सिस के बीच में। अगर आपको मेरी बात समझ आई है बेटा, रुको बेटा मैं एक डायग्राम बना देता हूँ थोड़ा सा। ये अच्छा ठीक है, चलो ये सॉलिड स्फीयर मान लो। आपको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। बताओ बेटा, अगर इसका मास m और r मतलब डिस्टेंस r मतलब सर रेडियस r है, जल्दी से बताता हूँ बेटा, जल्दी करो क्योंकि हमें काफी ज्यादा। 7/5 7/5 mr²। आप कुछ नहीं करोगे, अगर ये सॉलिड स्फीयर है तो कितना था 2/5 mr²। ICOM का I1 निकालना है, ICOM प्लस mr² यानी MD²। जेई मेंस में लगातार वो कौन सा क्वेश्चन रिपीट करते हैं बेटा? ये वाला, 3 सर्कल देके वो इस पॉइंट के अबाउट पूछेंगे। बेटा इस पॉइंट के अबाउट मतलब ऐसे बाहर आएगा, अपनी अपनी तरफ सोचो, स्क्रीन से बाहर निकल के आएगा। इस एक्सिस को आप थोड़ा ऐसे 3D में इमेजिन करो कि ऐसे बाहर आ रहा है, मतलब आपकी आंख की तरफ आएगा, ये बाहर की तरफ ऐसे सोचो। अगर इन सबका मास m और रेडियस r है तो इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के बताओ बेटा जल्दी से। हिंट है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सर डिस्क है ना? 1 mr²/2। बेटा हाँ डिस्क ले लो।
पैरेलल के लिए आप डिस्क भी ले सकते हो, सॉलिड स्फीयर भी ले सकते हो। डिस्क ले लो, कोई बात नहीं, डिस्क ले लो बेटा। 41 mr²/2। 41 mr²/2। अभी चेक कर लेंगे बेटा। क्या ये 2r होता बेटा? ये ट्रायंगल 2r होता बेटा? हाँ। अब बेटा मुझे कॉमन सेंस से बताओ, सेंटर से ये जो दूरी होती, आपको पता है ये 2:1 में डिवाइड होती है। किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर मैं सेंट्रॉइड को देखूं तो ये डिस्टेंस 2:1 में रहता है। तो बेटा मुझे ये लेंथ टोटल कितनी मिल जाती है? ये वाली लेंथ, ये 2r होता, ये r होता, तो ये लेंथ कितनी आ जाती है बेटा? पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेते बेटा, कितना आ जाता? √3r। √3r आया था। उसको 2:1 में डिवाइड करना मतलब 2/3 से, तो मुझे ये डिस्टेंस आ जाता 2/√3r। अब मुझे एक सिंगल डिस्क को देखना है। सिंगल डिस्क का इस सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के अबाउट होता mr²/2। तो इस सेंटर ऑफ मास इसके अबाउट कितना होता? यहां से जैसे O के अबाउट कितना होता, जो O मिडल पॉइंट, एक सिंगल डिस्क का O के अबाउट कितना होता? ये डिस्टेंस जस्ट मैंने निकाला, आपका आता mr²/2 प्लस md²। बेटा आपको क्या यहाँ और यहाँ में दिख रहा है? बेटा मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ये डिस्क है, हमने इस पॉइंट का निकाला, mr²/2 आता, उसके पैरेलल हमने O पे निकाला, तो हम अब ये मेरी पैरेलल बनी और ये सेंटर ऑफ मास बनी इस सिंगल डिस्क के लिए। तो फॉर्मूला आ जाएगा md², और d की जगह मैं पुट करूंगा 2/√3r का स्क्वायर। अब ये आया एक डिस्क का, और ऐसी कितने डिस्क हैं? 3। तो मैं इसी पूरी चीज को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे अभी भी ये आंसर नहीं आया। अभी मेरे को सिर्फ पता है क्या निकला है, O के अबाउट, O के अबाउट तीनों बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है, अबाउट O निकला है। पर हमसे पूछा किसके अबाउट है? इस पॉइंट के अबाउट है। इस पॉइंट की दूरी कितनी होगी? अब बेटा मेरी बात सुनो, अब ये IO पूरे सिस्टम के लिए पता है सेंटर ऑफ मास बन गया, तीनों सिस्टम के लिए। अब ये नया सेंटर ऑफ मास है, तो हम इसको I सेंटर ऑफ मास ट्रीट कर सकते हैं सिस्टम के लिए। और अब मेरे लिए क्वेश्चन बड़ा सिंपल हो गया कि मुझे दिया गया है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना है, और एक पर्टिकुलर दूरी का जो उससे पैरेलल है, ये दूरी कितनी बनती बेटा? r, और ये दूरी हमने निकाल ली थी, कितनी आ गई थी बेटा? 2/√3r प्लस r, आपका d आ जाता, नया वाला d। तो मेरा नया इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाता? I डैश इक्वल टू, होगा। बेटा 2r नहीं होगा ना? अच्छा नहीं, 2/√3r प्लस r। हाँ ठीक है। तो I0 प्लस md। अब बच्चा यहाँ m लिखने में गलती कर देता है, उसको m नहीं 3m होगा। 3m लेना है टोटल, और d² में आपको वही पुट करना है 2/√3 प्लस r का होल स्क्वायर। अब बेटा इसको मैच करा लो। क्या रुति का आंसर सही आया है बेटा? जल्दी से पुट करके बताओ मुझे। सर 39 के अप्रोक्स है, 38.84/2 mr² है। अच्छा, ठीक है बेटा। और बेटा मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप लॉजिकली भी सोच सकते हो। जैसे बेटा कई बार ऐसा होता है ना, एग्जामिनेशन हॉल में जो सही टिक कर रहा है वो सही होता है, कोई लॉजिक। मेरे कहने का मतलब है, मान लो आपने I0 निकाला, आपको आंसर समझ आ गया, I0 की वैल्यू सपोज 30 आई, और 30 से बड़ा एक ही ऑप्शन दिया है, उसको टिक करो, आगे बढ़ो। अगर I0 आपका मान लो 30 mr² आता, तो आपको ये समझ आता कि नेक्स्ट स्टेप में मेरे को यही निकालना है कि ये है। हमेशा याद रखना, पैरेलल एक्सिस का सेंटर ऑफ मास से तो बड़ा ही आएगा। हाँ।
एग्जामिनेशन में अगर मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं तो लॉजिक से सॉल्व नहीं कर रहे हो आप। एनालिटिकली कोई बच्चा कभी भी सॉल्व करेगा, उसके मार्क्स 300 में से 120 ही आएंगे। मेरी बात समझ रहे हो? अगर आपका मन है एनालिटिकली सॉल्व करने का तो यू विल ऑलवेज गेट 120। अगर आपको 240, 250 या इवन अपना बेस्ट देना है तो बेटा एग्जाम फ्रेंडली बनो रेदर देन कॉन्सेप्ट फ्रेंडली। बेटा कॉन्सेप्ट फ्रेंडली रहना चाहिए, बट एग्जाम फ्रेंडली होके कॉन्सेप्ट फ्रेंडली बनो। अब मैं दूसरी टाइप की उस पे आता हूं। आपका आया परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये सिंपली ये बोलता है आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। कोई भी लेमिनर बॉडी उठा लो और कहीं पे भी एक्सिस बना लो। एक को आई एक्स कहो कि अगर इसके अबाउट घूमोगे, अगर ये डिस्क मान लो, अगर ये डिस्क इस एक्सिस के अबाउट घूमेगी या इस एक्सिस के अबाउट घूमेगी। अब इससे परपेंडिकुलर एक आई जेड सोच लो जो अब ऊपर जा रहा हो, ऐसे आपकी तरफ आ रहा हो, उसके अबाउट घूमेगी। तब आपको ये रिलेशन निकालना है आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। बट आपको याद रखना है आई एक्स आई वाई किस प्लेन में होंगे? जिस प्लेन में डिस्क है, और आई जेड परपेंडिकुलर है। छोटी सी बात आपको याद रखनी है, इसकी डेरिवेशन बहुत सिंपल है। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ बेटा, जैसे कोई भी बॉडी दी आपको, जैसे मैंने आपको ऐसा बना के दे दिया, एक एल शेप है, मेरा मन कर रहा है कि मैं आई एक्स ऐसे बनाऊं और आई वाई ऐसे। तो देखो ये कहीं जरूरी नहीं है कि इनका जो कटिंग पॉइंट हो वो सेंटर ऑफ मास पे आए या कहीं भी आए, और तभी भी आपका ये रिलेशन वैलिड होगा। अगर आई जेड ऐसे जा रहा है तो आई जेड विल बी आई एक्स प्लस आई वाई। बस आई एक्स आई वाई को आप उसी प्लेन में रखना। अगर आपको ऐसे मन कर रहा है नहीं सर मैं आई जेड और आई एक्स की प्लेन में लूंगा, तब आपकी इक्वेशन हो जाती आई वाई इक्वल टू आई जेड प्लस आई एक्स। क्या बेटा आप लोगों को मेरी बात समझ आई? जिस प्लेन में आपने परपेंडिकुलर लिया है ना, वो इस तरफ रहेगा और उसके परपेंडिकुलर वाली बात अलग रहेगी। अगर आपने अपनी कोई डिस्क ली, सपोज बेटा मैं नॉर्मल बोलता हूँ, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई है और ये जेड है। किसी बच्चे ने एक डिस्क जेड वाई प्लेन में ली, किसी बच्चे ने एक डिस्क जेड वाई प्लेन में ली, तो उस समय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ऐसे लगेगा आई एक्स इक्वल टू आई वाई प्लस आई जेड। क्या आप लोग को मेरी बात समझ आई बेटा? पर जनरली पढ़ाते वक्त हम एक्स वाई प्लेन में लेते हैं, तब हम ऐसे लिख देते हैं आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। इज इट क्लियर बेटा? यस सर। गुड बेटा। बेटा कितने बच्चों ने आज टेस्ट दिया था? रुति ने तो दिया था बेटा, रुति ने तो मुझे मार्क्स भी मैसेज किए हैं। सर मैं वो दूसरा वाला जो ऑनलाइन वाला वो दे रहा था, वो खत्म करने के बाद ये देता हूँ। बेटा आप लोग मतलब के ऑनलाइन वाले जो कुछ बच्चे दिए हैं वो खत्म नहीं हो रहे, ऐप पे मैं डाल रहा हूँ नहीं कर रहे हो। तो सर ऑनलाइन का ऐप तो वाला हो कम जाएगा, बच्चे हैं। कल हो जाएगा। ठीक है। सर ऑनलाइन सर्वर अभी अपडेट हो रहा है। हाँ आज शाम को देने के लिए वो मना किया था। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, चलो हम लोग वापस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा देखो, यानी एक कैटेगरी बनी जिस जिस बच्चे को आईसीएम वाली चीजें याद होंगी मेमोरी में, वही बच्चा आगे चल के परपेंडिकुलर एंड पैरेलल कर पाएगा। वैसे परपेंडिकुलर में जरूरत नहीं है, बट आपको ये वाली याद होनी चाहिए, सेंटर ऑफ मास से कितना है, तब आप पैरेलल लगा सकते हो। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पैरेलल के ही आते हैं। कई बार क्वेश्चन सिंपल भी आते हैं बेटा। जैसे मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन देता हूँ, ड्राइंग गंदी को अवॉइड करना बेटा। ये सारे मास m है, ये डिस्टेंस d है, कंप्लीट वाला बेटा, कंप्लीट डिस्टेंस d है यहां तक। आपको एक तो रुको यार, मेरे से डायग्राम भी नहीं बन रहा है। ये 20 से जा रहा है दोनों के।
सबके मास m है और स्मॉल r है, सबका रेडियस डिस्क का ऐसा है बेटा। आपको बताना है इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, निकालो। क्वेश्चन टफ नहीं आते हैं, बेसिक से आते हैं। आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए बेटा, याद रखना मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा जुड़ता है, तो आपकी जैसी एक्सिस डिफाइन हुई सबका इंडिविजुअली निकाल लो। फर्स्ट का कितना आता है बताओ बेटा। अगर ये हम लोग क्या ले रहे हैं, सॉलिड स्फीयर ले लेते हैं बेटा, ठीक है, इस बॉडी को सॉलिड स्फीयर ले लेते हैं, तो इसके आप सेंटर से गए तो आंसर कितना आएगा, 2/5 2/5 mr। mr²। इसके लिए भी सेम लॉजिक होता, एक्सिस से सोचो, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 2 का निकाल लिया, 1 का और 2 का। अब बेटा कॉमन सेंस से 3 के लिए मुझे कौन सा डिस्टेंस देखना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला। तो इसमें पैरेलल एक्सिस लगाएंगे। बेटा इसमें कौन सा थ्योरम लगाओगे तुम, परपेंडिकुलर नहीं बेटा Parallel परपेंडिकुलर axis। नहीं लगा सकते, परपेंडिकुलर सॉलिड स्फीयर में कभी नहीं लग सकता, हमेशा लेमिनर बॉडीज में ही लगेगा। परपेंडिकुलर की एक सीमा होती है, ओनली डिफाइंड शीट टाइप बॉडीज, जो शीट हो। कैसे निकालोगे बेटा बताओ। तो डिस्टेंस रूट निकाल लेंगे। 2d पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा, हाँ तो कितना 2 आएगा by 5 mr square, d/√2 होगा 2 by डिस्टेंस। हाँ वही d/√2 ओवर डिस्टेंस। बेटा देखो टोटल डिस्टेंस कितना होता है, अगर मैं डायगोनल की बात करूं, d√2 ये होता है, ये डी होता है, ये d√2 होता है, तो ये जो यहाँ से यहाँ तो कितना आएगा, d/√2। d/√2। अब अगर तुम चाहो तो कॉमन सेंस ऐसे करो कि सर अगर इस एक्सिस से पास करता तो मेरा कितना होता, 2/5 5 2/5 mr। mr²। और इस एक्सिस और इस एक्सिस में पैरेलल डिस्टेंस कितना है, ओह d/2 नहीं बेटा d/√2, d/√2 तो पूरा अंतर तक यहाँ तक है ना। अरे बेटा minus समझ, r। हाँ d/√2 पूरा अंदर तक है, तो आपको यहाँ से यहाँ डिस्टेंस लेना है, ओह अच्छा d/√2 माइनस r। तो आप ऐसे कर देते 2/5 mr² प्लस md², m कितना, सिंगल m, और d², ये आता थर्ड का। और फोर्थ का निकालने के लिए बस इसको इसको कर देते, फिर सबको ऐड कर देते, यानी याद रखना टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा ऐड करना पड़ेगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। बेटा नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन है, इसको हल्के में मत लो बेटा, पूछेगा यही सब। आप लोग के लिए इक्विलिब्रियम क्या होगा बेटा, फोर्स प्लस टॉर्क इक्वल, नेट फोर्स 0 फोर्स और 0 और नेट टॉर्क 0। टॉर्क। बेटा मैं आपको कुछ क्वेश्चन देखता हूँ बेटा, आपको समझ आया कि नहीं। चलो एक सिंपल सा केस देता हूँ, काफी सिंपल देता हूँ। एक ये वर्टिकल वॉल है ऐसे, कि ऊपर की तरफ है, यहाँ पे एक लेडर ऐसे रखा हुआ है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, इसका इजी क्वेश्चन क्या आता है, सीसा वाला। यहाँ पे समझ लो बेटा मुझको बिठाया गया है, और मेरा आज का वेट है 86 kg आज का, और सबका बढ़ रहा है, मेरा लॉकडाउन में घटा है बेटा 4 kg, पता नहीं कैसे। टॉर्क इक्विलिब्रियम ऐसा होता है कि अगर ये सीसॉ ऐसे है, तो जितना mg इंटू L1 घुमाना चाहेगा, L1 ये डिस्टेंस है, उतना ही इधर मान लो कोई दूसरा बच्चा बैठा है जो सपोज मुझसे भी भारी हो कोई,
उसका mg इंटू L2 इस तरफ लगाना चाहे, तो ये इजी कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन होता है जिसमें हमें बस मोमेंट को बैलेंस करना होता है, मतलब R1 इंटू एफ को R2 इंटू एफ से बैलेंस करना होता है। ये क्वेश्चन इजी इसलिए होते हैं क्योंकि आपको पता है यहां से R लेना है। ये क्वेश्चन इजी इसलिए होता है क्योंकि आपको पता है इस पॉइंट के अबाउट ये R1 हो गया और ये R2 हो गया, और F की जगह दोनों जगह का mg लेना है, तो ये इजी कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन गई। प्रॉब्लम कहाँ आती है जब आपको डिफाइन नहीं करता, एक आपको सिंपली ऐसे बोल दिया ये लेडर, दिस लेडर का कुछ मास देके आपको बोल देगा यहाँ का फ्रिक्शन कोफिशिएंट निकालो जमीन का, लेडर का एक मास दे देगा कि 10 kg की है। तब आपको याद रखना है अगर लेडर रेस्ट पे है, बेटा प्लीज मार्क माय वर्ड, लेडर अगर रेस्ट पे या कोई भी सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम पे है तो टॉर्क तुम किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल सकते हो, अबाउट एनी पॉइंट जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, तुम इसके अबाउट निकालना चाहते हो, तुम इस पॉइंट के अबाउट निकालना चाहते हो, तुम इस पॉइंट के अबाउट निकालना चाहते हो, तुम किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालोगे तो टोटल सम 0 होगा। ऐसा नहीं है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही लेना है, रॉड के सेंटर ऑफ मास के अबाउट, हेजिंग पॉइंट है उसके अबाउट, या जहां कांटेक्ट पॉइंट है उसके अबाउट, तुम कहीं पे भी लोगे हमेशा नेट टॉर्क 0 मिलेगा। बेटा एक बार इस क्वेश्चन के लिए एफवीडी बनाना मुझे कैसे बनेगी बेटा? लैडर का 2 नॉर्मल रिएक्शन लगा, कितने कांटेक्ट हैं? कांटेक्ट 1, कांटेक्ट 2 कांटेक्ट। सेंटर ऑफ मास से पहले समझ लो लेडर का mg नीचे आएगा। हमेशा एफवीडी बनाने के लिए कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, सबसे पहले नॉन कांटेक्ट फोर्स ले लो mg, कांटेक्ट फोर्स 2 होते हैं, फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन मिलता है n1 पॉइंट ऑफ के परपेंडिकुलर, और यहां से कितना मिलेगा n2। बेटा ये वर्टिकल मिलेगा, मेरी ड्राइंग गंदी है, n2। हमको ये तो दिख रहा है कि n2 कैंसल्ड बाय mg, बट आपको नहीं लगता n1 का ये कंपोनेंट n1 cos थीटा अगर ये इक्विलिब्रियम पे है, n1 cos थीटा इस सिस्टम को यहां लेके जाना चाहता है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा बताओ बेटा? राइट साइड में। राइट। आपको ये सरफेस स्मूथ दिया है, कुछ ना कुछ वो क्वेश्चन में देगा, तब आपके लिए फोर्स इक्विलिब्रियम कैसा हो जाता कि सर n1 cos थीटा cos theta इक्वल टू फ्रिक्शन। दूसरा बेटा क्या होता सर n2 प्लस n1 sin थीटा। n1 sin थीटा। बेटा देखो n1 का एक कंपोनेंट इधर भी तो आता, n1 sin थीटा। ये हमने कहाँ फोर्स बैलेंस किया? along x, ये along y सेकंड वाला along y कितना आया बेटा? mg इक्वल टू mg। सेकंड इक्वेशन। और अब टॉर्क को किसके अबाउट बैलेंस करते? किसी भी पॉइंट के अबाउट जहां मन करे। बल्कि टॉर्क इक्वेशन ज्यादा इजी पड़ती है क्योंकि वो आप अलग अलग पॉइंट के अबाउट निकालोगे ना तो नए नए आपको वो मिलेंगे, क्या कहते हैं, इक्वेशंस बनती जाएंगी। आपका मन हो कि चलो C2 के अबाउट निकालते हैं, तो C2 के अबाउट निकालने से अगर आप C2 के अबाउट टॉर्क निकालना चाहते हो तो N2 का टॉर्क कितना हो जाएगा? 0। N1 का टॉर्क कितना आएगा? ये जो डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया होगा x, तो आ जाएगा n/x। और कैसे लगेगा बेटा? देखो यहाँ पे डायग्राम को अलग से इमेजिन कर लो, ऐसा n1 लग रहा है और ये डिस्टेंस x दिया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिया मैंने C2 के अबाउट। मैं टॉर्क किसके अबाउट लगा रहा हूँ? C2 के। तो n1 ऐसा घुमाना चाहेगा। अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम पे है तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू क्लॉकवाइज हो जाएगा। ये मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो जरूर देयर मस्ट बी ए क्लॉकवाइज फोर्स। कौन है बेटा वो क्लॉक? कौन है? क्या फ्रिक्शन दे पाएगा फोर्स? टॉर्क दे पाएगा? नहीं। C2 के अबाउट नहीं दे पाएगा। हाँ C2 के अबाउट नहीं दे पाएगा। कौन देगा? mg देगा ना। हाँ चुपचाप से, लेकिन याद रखना परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं हमेशा, परपेंडिकुलर टू द फोर्स। ये डिस्टेंस लेते तुम, ये वाला। अगर mg यहाँ पे ऐसे ड्रॉप हो रहा है तो हम ये y लेते, हम लिखते n1 इंटू एक्स इक्वल टू mg इंटू y।
ये होता हमारा टॉर्क बैलेंसिंग इक्वेशन। नेट टॉर्क इक्वल टू 0 या जितना एंटी क्लॉकवाइज उतना क्लॉकवाइज। आपके दिमाग में कैटेगरी बनी कि इसके बाद मुझे टॉर्क इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन करने हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के बाद, और इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स 0 नेट टॉर्क 0 दोनों आएगा। बेटा इसके बाद हम लोग आते हैं, आपको समझ आ गई? हाँ आपको एक डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी एंगुलर मोमेंटम। बेटा कई बार आप ऐसे पढ़ोगे, कई बार आप ऐसे पढ़ लेते हो, आपको पता है कि दोनों गलत हैं। हाँ एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालोगे बेटा? पहले क्या बोलोगे? एंगुलर मोमेंटम कैसे निकलता है? बोलो सर पहले बताओ किसका। मान लो कोई बॉडी दी है उसका। एंगुलर मोमेंटम से पहले ही तुम पूछ दोगे सर किस पॉइंट के अबाउट, ओरिजिन मतलब एक्सेस चाहिए। हाँ मतलब हाँ एक्सेस है पॉइंट। पॉइंट चाहिए बेटा, किस पॉइंट के अबाउट बॉडी का एंगुलर मोमेंटम निकालना है। इस बॉडी का कोई सेंटर ऑफ मास होना बेटा, ये दूरी r वेक्टर बनेगी। मान लो ये बॉडी सेंटर ऑफ मास के अबाउट ओमेगा से घूम रही है, तो दोनों ऐड हो जाएगा, आई ओमेगा वाला आई सी ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम होता है आई ओमेगा प्लस बेटा आर क्रॉस बी। आर क्रॉस वी। पर अब अच्छे से लिखो बेटा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। हो सकता है सेंटर ऑफ मास की कहीं वेलोसिटी हो कुछ, इसके बीच में कोई एंगल भी हो। अब ये मास किसका लोगे पहले बताओ? रेडियस तो सबको समझ आता है भाई, रेडियस जिस पॉइंट के अबाउट निकालना, अबाउट दिस पॉइंट निकाल रहे हैं हम लोग, अबाउट दिस पॉइंट। बेटा मुझे बताओ आई किसके अबाउट निकालोगे? क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा हम सेंटर के अबाउट लेंगे कि अबाउट दिस पॉइंट लेंगे? बेटा आप लोग शांत क्यों हो? सर कौन सा वाला? आई सी ओ एम लेंगे। बच्चों याद रहेगा किसके अबाउट लेना है? सेंटर ऑफ मास। अब देखो, अब तुम्हें मेरा लॉजिक समझ आएगा। जब पॉइंट मास होता है तो बुक्स वाले क्या लिख देते हैं बेटा, पॉइंट मास का ओमेगा 0 होता है तो बुक लिख देंगे एमआरवी। पॉइंट मास के लिए आ जाता है एमआरवी। पर बॉडी अगर एक्सटेंडेड या अगर ऐसा सोच लो कि फिक्स्ड एक्सिस है और एक डिस्क है, बेटा फिक्स्ड एक्सिस है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 हो जाती है, तब बच्चे यूज कर लेते थे आई ओमेगा। मेरी बात आप लोग को समझ आई? इट इज ऑलवेज दिस। अगर एक बॉडी है फ्री टू मूव है, जिसका ट्रांसलेशन भी हो रहा है और रोटेशन भी हो रहा है, तब आपको हमेशा आके दोनों टर्म ऐड करने पड़ेंगे। देखो ये सोचो, ये आई ओमेगा दे रहा है और ये एम आर क्रॉस वी, हमेशा कंबाइंड के लिए ऐड करना ही पड़ेगा। और बेटा तुम चाहोगे तो मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेके समझा भी सकता हूं कि नहीं, एक्चुअल फॉर्मूला यही होता है। एक्चुअल फॉर्मूला इज ऑलवेज पॉइंट मास का फॉर्मूला। बट अगर ऐसी बॉडी है तो मुझे सबकी वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी अबाउट दिस पॉइंट, और जब मैं निकालूंगा तो फिर यही फॉर्मूला मिलेगा। इससे अच्छा मैं इसको याद ना कर लूं। बेटा क्या आप लोग को मेरी लॉजिक समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ हाँ इफ दे आस्क व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पॉइंट मास, दिस इज द फॉर्मूला। बट आपको ये देखना है कि आर सब किसके अबाउट लेना है, इसके अबाउट। ओके, तो अब मैं जब पूरी बॉडी का निकालता हूँ तो मुझे फाइनली ऐसा मिल जाता है। अच्छा अच्छा, तो मैं इसी को क्यों नहीं याद कर लूँ कि एंगुलर मोमेंटम आपका आएगा आई ओमेगा। आई इज अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एम आर क्रॉस वी। आर इज फ्रॉम जिस पॉइंट से हमें निकालना है और वी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। तो इससे एग्जाम में कई बार एज सिंपल एज दिस क्वेश्चन आ जाता है। एक प्रोजेक्टाइल फेंकेगा
और पूछेगा 2 सेकंड बाद ओरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालो। अगर ये पॉइंट मास है तो आपको mr क्रॉस v यूज करना और कुछ नहीं। आप समझदार होंगे तो r कैसे लोगे बेटा? हाइट वाला हाइट वाला? मतलब परपेंडिकुलर सर वाला बेटा अगर हम किसी परपेंडिकुलर लेते हैं, और किसी एक को पूरा लेते हैं तो दूसरे को परपेंडिकुलर लेते हैं। हाँ ये बात समझे? वो मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप कैसे निकालोगे। आप एक केस ले लेना, ऐसे ले लेना, एक प्रोजेक्टाइल को u इक्वल टू 60 मीटर सेकेंड से फेंक रहे हैं 30 डिग्री पे, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, एंगुलर मोमेंटम निकालना है अबाउट लॉन्चिंग पॉइंट। ऐसे क्वेश्चन वो दे रहा है, आपसे नहीं हो रहा है मुझे बोलो, मैं सोल्यूशन बना के भेजूंगा। अच्छा रूति बेटा, हाँ सर सत्यजीत, रूति एंड टू एवरीवन देयर इज रिक्वेस्ट, मुझे इसका आंसर ओरली बताओ। एक डाइलेक्ट्रिक है, ये बैटरी ऐसे कनेक्टेड है, कितना फोर्स लग रहा है इसको अंदर खींचने के लिए या रोकने के लिए जब वो अंदर जा रहा है? बताओ बेटा। हाफ ई नॉट बी वी स्क्वायर बाय डी इंटू के माइनस 1 वेरी गुड बेटा, हाफ ई नॉट बी वी स्क्वायर वेलोसिटी वी बाय वेलोसिटी डी है बेटा, इंटू के माइनस नहीं वोल्टेज ई स्क्वायर। हाँ, डी है विड्थ और वोल्टेज और डिस्टेंस डी वो जो और कैपेसिटर के प्लेट क्या के है इसका बीच में डायरेक्ट्रिक। चलो मुझे एक चीज तो समझ आई कि फॉर्मूला लिस्ट कोई कोई तो बना रहा है बेटा। जैसे ही मैं प्रिंट आउट करा रहा हूँ फॉर्मूला शीट, मुझे 3 या 4 दिन में याद चाहिए। मैं 1-to-1 वाइवा ले लूंगा बेटा, बुक बंद करा के जूम पे बुला के। आपको सारे केसेस बेटा, कितने ही केसेस हैं ही, आपको ये सारे केसेस याद होने चाहिए। इस केस में आपको 2 चीजें याद होनी चाहिए कि फोर्स कितना लगता है और ऐसी पोजीशन पे कैपेसिटेंस कितना होता है। अगर ये x अंदर है तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, अगर एक डाइलेक्ट्रिक पूरा नहीं अंदर गया है, थोड़ा सा अंदर गया है, तो इसका कंबाइंड कैपेसिटेंस कितना आएगा, C1 और C2 मान के निकाल के। आपको बेटा सिंपल केस भी आने चाहिए और जहां पे लॉजिकल है थोड़ा, उसकी डेरिवेशन याद होनी चाहिए। चलो वापस आते हैं बेटा, हमें अभी कहाँ पे है, हमने 3 दुनिया बना ली है। एक दुनिया सॉल्व होगी काइनेमेटिक्स में, इसमें हम लोग थीटा ओमेगा अल्फा कर रहे थे, बट इसके लिए एक्सेस फिक्स्ड होनी चाहिए। अगली को हमने बोला ट्रांसलेशन वाली दुनिया, यानी पॉइंट मास की दुनिया। और ये जनरल बॉडी मोशन, भाई इसको कोई चिंता नहीं, ये आगे बढ़ रहा है, इसका ना पॉइंट मास है और ना ही एक्सिस फिक्स्ड है, ये तो घूम भी रहा है और आगे भी चल रहा है। ट्रांसलेशन भी है, देखो ट्रांसलेशन और मोशन भी है। तो इस दुनिया तक पहुंचने के लिए आपको इन 2 दुनिया का हमेशा सम करना पड़ेगा। अभी तक हम लोगों ने टॉर्क इक्विलिब्रियम नहीं, मतलब सॉरी, इक्विलिब्रियम पढ़ लिया, उसके बाद हमने एंगुलर मोमेंटम पढ़ लिया। अब बेटा एक चीज पे आते हैं, इस दुनिया में हमने एक टर्म पढ़ा था, इस दुनिया में पॉइंट मास वाली दुनिया में इम्पल्स किस किस को याद है बेटा, बताओ व्हाट वाज इम्पल्स? सर एफ डी टी सडन फोर्स। हाँ बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ इम्पल्स आपके लिए क्या है, छोटे से F इक्वल टू एम में था v माइनस यू बाई टी। अगर ये टाइम ड्यूरेशन छोटा हो जाए तो इम्पल्स होता है F इंटू डी टी या एम वी माइनस यू। बेटा बस टाइम ड्यूरेशन मैंने छोटा ले लो, अगर टाइम ड्यूरेशन छोटा नहीं है तो उसे चेंज इन मोमेंटम बोल देते हैं, और अगर टाइम ड्यूरेशन छोटा है तो उसको इम्पल्स बोल देते हैं, बात बराबर ही है बेटा। इम्पल्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम। अगर ये यहाँ पे एफ डी टी है तो एनालॉजी से बताओ बेटा, आपको एनालॉजी याद रखनी पड़ेगी
अगर हम सर्कुलर मोशन तक थे तो हमारे लिए हमेशा यहाँ से यहाँ की दुनिया कैसी थी? अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है, ओमेगा दिया है, तो आपके लिए फॉर्मूला होता था v ओमेगा क्रॉस आर। लेकिन आप पहले 3 टर्म लिखने के बाद, v ओमेगा और अल्फा लिखने के बाद आपको कोई नया टर्म चाहिए। जैसे सपोज आपको मैंने यहाँ फोर्स दे रखा है, तो आपको यहाँ पे टॉर्क चाहिए, तो बेटा आर प्रोसेस उल्टा हो जाएगा, आर पहले आ जाएगा। देखो बेटा, इससे पहले क्या हो रहा था, आर बाद में था, और यहाँ पे आर पहले आ जाएगा। उसी तरह से अगर मैंने इम्पल्स यहाँ पे डिफाइन किया, बेटा थोड़ा मैं नीचे आता हूँ पेज को, मैंने इम्पल्स डिफाइन किया ऐसे, तो लॉजिक से एंगुलर इम्पल्स आप कैसे डिफाइन करोगे बेटा बताओ? डॉट dt टाउ dt टाउ dt, बेटा वेरी गुड। और यहाँ पे क्या बोलोगे? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, I times एफ माइनस आई ओमेगा इनिशियल। initial. हाँ बेटा, अब एक सिंपल कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन पे आते हैं। बेटा आप लोग समझ गए ना आपको एंगुलर इम्पल्स यूज करना है? बेटा Yeah. एंगुलर इम्पल्स का सिंबल क्या होता है बेटा? J वेरी गुड बेटा। आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं जो सिंपल सिंपल रहते हैं। सबसे बेटा आप कितने भी तेज हो, हमेशा स्टार्टिंग करते हो एक सिंपल क्वेश्चन लो और कैटेगरी बदलते जाओ। आपको M1 दिया है, M2 दिया है, और एक डिस्क टाइप की पुली दे रखी है जिसका आई दिया है समथिंग आई मान लो। अब आपको एक्सेलरेशन ऑफ M2 निकालना है, कितना होगा बेटा बताओ? बेटा आप में से अगर कोई भी नहीं पढ़ रहा है तो मैं एग्जैक्ट कोरोना का मतलब बताता हूँ। IITs, IIMs, मेडिकल कॉलेजेस, ये दुनिया में ऑल टाइम लो चल रहे हैं बेटा। यहाँ का जो एक्सट्रीमली टैलेंटेड बैच भी है ना, मतलब अल्फा में से अल्फा मेल सोच लो, यानी IITs की भी जो क्रीम है इस साल प्लेसमेंट के लिए घुटनों पे आ गई है। जो कंपनी प्लेसमेंट दे रही है वो ज्वाइनिंग नहीं दे रही है। और हमेशा याद रखना इफेक्ट होता है, अगर कोरोना है तो उसका इफेक्ट इकोनॉमी वाइज 4-5 साल रहेगा, यानी आप भी सफर कर सकते हो जब प्लेसमेंट तक रेडी रहोगे। मार्केट रिकवर नहीं करेगा, मार्केट फील्ड वाइज रिकवर करेगा। सैनिटाइजेशन का मार्केट इंप्रूव होगा। बेटा आंसर कितना आया जल्दी से निकाल के बताओ। आपको हमेशा दिमाग में वही रखना है कि एक तरफ लीनियर वाली इक्वेशन है, एक तरफ एंगुलर वाली इक्वेशन है, और यहाँ पे उसका सम करना है। यानी पहले ट्रांसलेशन वाला करेंगे। M2 का FVD बनाओगे तो कितना आएगा बेटा? T2 ऊपर मान लिया, M2G नीचे मान लिया, T2 ऊपर, M2G नीचे। M1 को भारी मान लो तो इसका एक्सेलरेशन M2 का ऊपर आ जाएगा। सेम लॉजिक M1 पे लगा लो, M1 भारी है तो वो नीचे जाएगा, बट फोर्सेस तो उस पर भी ऐसे लगेंगे, M1G और T1 बेटा। तो लीनियर वाली इक्वेशन आपको मिलेगी M1G माइनस T1 इक्वल टू M1A, और यहाँ पे मिलेगा T2 माइनस M2G इक्वल टू M2A।
और यहाँ सर एक्सेलरेशन, क्या बेटा? सर एक्सेलरेशन बोलना था। हाँ, एक्सेलेरेशन बोलना था बेटा। m2 minus m1 times g by m1 plus m2 minus I by r। बोलना बेटा दोबारा। एक्सेलेरेशन इक्वल टू m2 minus m1 हाँ g, मतलब हाँ हाँ न्यूमरेटर में g, और हाँ डिनोमिनेटर m1 plus m2 minus I by r m1 प्लस m2। minus I by r। ठीक है बेटा, तो मेरा नीचे m1 प्लस m2 प्लस i बाय r स्क्वायर है। आओ चेक कर लेते हैं बेटा। एक तो बात बेटा इतनी समझ लो कि आई बाई आर स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि ये इक्वेशन तो डायमेंशन है। डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। हाँ। हाँ। ओह, shit, क्या कर दिया हमने? अब पुली को देखो, पुली पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है। एक ये जिस हिंज से बंधी है वो लगा रहा है, एक पुली का वेट नीचे लग रहा है, बट ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब पुली पे दो अलग अलग फोर्स और है, T1 इसका टेंशन और T2 इसका टेंशन, और सेंटर ऑफ मास से ये दूरी r दूरी पे है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये दोनों घुमा सकते हैं। अब हमने m1 को भारी लिया है, तो उसकी करस्पॉन्डिंग T1 बड़ा होगा, यानी इस पुली को T1 इधर घुमाना चाहेगा और T2 इधर। तो नेट टॉर्क कितना बेटा, और टॉर्क कैसे निकालोगे? T1 से जो टॉर्क आएगा वो आएगा T1 इंटू आर, और T2 से जो टॉर्क आएगा T2 इंटू आर, पर दोनों का डायरेक्शन हमेशा अपोजिट है। देखो, एक T1 वाला जो है वो आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है और T2 वाला क्लॉकवाइज। तो नेट टॉर्क सर प्लस होगा नीचे वाला डिनोमिनेटर। T1 माइनस T2 आर इक्वल टू आई अल्फा। बेटा मैं एक ट्रू स्टोरी बताता हूँ, ध्यान से सुनना। एक बच्चा 12th के बैच में श्रेष्ठ करके, कोई जानता है उसको? बेटा वो बीच में कुछ पढ़ नहीं रहा था, तो उसके मम्मी पापा से मैंने एक बार बात की और मैंने बस बोला कि सर आपका बच्चा पढ़ने में तेज है, 10 दिन के लिए उसको वॉच पे रख लीजिए। वॉच पे मतलब एवरीबडी इज वॉचिंग हिम वॉट एवर ही डूज। उसके पापा ने टीवी से वो उसके कार्ड निकाल लिए। कार्ड समझते हो ना बेटा, आजकल कार्ड लगता है ना, एयरटेल कार्ड ये सब। यस सर। उसकी मम्मी ने मोबाइल मॉनिटर करना स्टार्ट कर दिया उसको। जो ये आपका ऐप है ना गेट 99 वाला, उस पे डेली क्वेश्चन पेपर आके हमें तंग कर दिया कि सर इसका भेजिए उसका भेजिए। और 10 दिन से वो बच्चा लगातार पढ़ रहा था, और आज उसका एमओटी का रिजल्ट आया। बेटा मोमेंटम की बात होती है, अब पढ़ने का मोमेंटम बनाओ। तो जो बच्चा टेस्ट में हाईएस्ट मार्क्स 170 रखता हो 300 में से, अब आप बोलोगे सर 170 इज ऑल्सो गुड मार्क्स, मानता हूं बेटा। आज उसका एमओटी का रिजल्ट आया है 245/300, और उसने जितने उसके साथ के बच्चे हैं उसको उससे पीछे वाली बच्ची 202 पे अद्रिजा है। और जबकि हमेशा जिंदल के कुछ बच्चे आजकल अच्छा कर रहे हैं। आपको शायद कार्तिक का पता हो, सृष्टि का पता हो, अगर आपको नहीं पता होगा जिंदल वालों को पता होगा। कार्तिक और सृष्टि 180 190 बच्चे रखते हैं बेटा। डेबलिना के मार्क्स हैं 170 एमओटी के। और स्वप्निल बेटा, स्वप्निल सुन पा रहे हैं? उनको लगता है कि डेबलिना तुमसे तेज है? मतलब बेटा मैं गलत कंपैरिजन नहीं कर रहा, दो लोगों के बीच में कंपैरिजन पॉसिबल ही नहीं है, पर तुम्हें नहीं लगता तुम डेबलिना जितना तो कर ही सकते हो? हाँ। और तुम्हारे लिए तो आग लगनी चाहिए भाई, तुम लोग का तो करियर दांव पे है। उनके लिए तो चलो 1 साल में हो सकता है कोरोना का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, और तुम्हारे बैच को तो पक्का कोरोना का इफेक्ट मिलेगा जब प्लेसमेंट ईयर पे होगे। चलो बेटा वापस आते हैं। हमको 3 इक्वेशन मिल गई, 1 2 और 3। हमारे अननोन कितने हैं? एक्सेलरेशन, T1 T2, और भी कोई है बेटा अल्फा। तो क्या ये इक्वेशन सॉल्व हो सकती है? कभी नहीं, एक और चाहिए। ए इज इक्वल टू ध्यान अल्फा। से देखता हूं, अगर ये
T1 की फोर्स में ऐसे अल्फा से घूम रही है, तो सेंटर के अबाउट इस पॉइंट का एक्सेलरेशन, बेटा देखो इस पूरी रस्सी का एक्सेलरेशन इस सेंस में एक ही होगा। अब सेंटर के अबाउट इस पॉइंट का एक्सेलरेशन आएगा आर अल्फा, तो मुझे मिलेगा एक्सेलरेशन इक्वल टू आर अल्फा। अब गलती क्या होती है ना, बच्चे इस रिजल्ट को जनरलाइज कर देते हैं। बेटा ये रिजल्ट तब लगाना है जब पुली मोशन में नहीं हो, तभी हमेशा लगेगा। अगर पुली आपकी स्टैटिक है तो यूज ए इक्वल टू आर अल्फा, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। लेकिन गलती से अगर आपकी पुली ही मोशन में आ गई तो आपको सिर्फ ये चीज बता सकती है। देखो बेटा एक बात समझना, इस मास का एक्सेलरेशन और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन एक ही होगा क्योंकि वो एक वायर से कनेक्टेड है। बट अगर मैं तुमसे पूछूं सेंटर के अबाउट इसका पॉइंट, इसको पी मान लो और इसको सेंटर मान लो, तो आपसे मैं पूछूं कि एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना होगा, तो आपका आंसर होगा एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। हमारे पॉइंट पी का विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर हमेशा आर अल्फा होता है, हमेशा आर अल्फा होता है बेटा। अगर आप अल्फा से एक्सेलरेट कर रहे हो तो सेंटर पे खड़े होके ये हमेशा आर अल्फा ही दिखेगा। ये आपको सर्कुलर मोशन से समझ आ जाएगा। अगर मैंने मान लिया है कि ये एक्सिस कांस्टेंट है, तो अगर ये चीज ए एक्सेलरेशन शो कर रही है तो पक्का इसका एंगुलर एक्सेलरेशन होगा ए बाई आर, यानी एक्सेलरेशन इक्वल टू आर अल्फा। लेकिन ये सेंटर के रिस्पेक्ट में होता है। लेकिन अगर मेरा सेंटर ही कुछ चंचल हो और वही चल रहा हो, वही एक्सेलरेट कर रहा हो, तो आपको हमेशा इसका वेक्टर सम लेना पड़ेगा इन दोनों का। पॉइंट पी का एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, ब्लॉक के बराबर, यानी ये मिला आपको ब्लॉक का एक्सेलरेशन। जब मैं पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ निकाल रहा हूं तो मुझे इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन मिल रहा है बेटा, और उसको निकालने के लिए मुझे चाहिए आर अल्फा। बेटा कॉमन सेंस से सोचो, अगर ये इधर घूम रही है और कोई कह देता कि ये पुली भी नीचे आ रही है A1 एक्सेलरेशन से, तब मैं ऐसे लिखता आर अल्फा प्लस A1 पॉइंट पी का। और क्यू पे आते हैं बेटा, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट क्यू विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना आता है बेटा? बेटा मैं वही फॉर्मूला लिखता क्यू विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर। अगर अब ये ऐसे घूम रही है तो मेरा आर अल्फा ऊपर आता है बेटा, तो मैं ऐसे लिखता आर अल्फा ऊपर की तरफ और A1 मेरा नीचे, तो माइनस A1। बेटा मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग? बेटा यस सर। जो समझदार बच्चे होंगे वो समझ जाएंगे कि मेन थ्योरी ये है, दिस इज मेन थ्योरी। और ये पॉइंट उन ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन है जो यहाँ कनेक्टेड हो। अगर मुझे क्यू एक्सेलरेशन चाहिए तो ये रहा इस ब्लॉक का, और एम का चाहिए तो ये रहा। तो आप देख पा रहे हो एम, इन दो, अगर ये पुली रेस्ट पे नहीं है तो इन दो ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन भी अलग अलग आ सकता है बेटा। बेटा आपको बात समझ आई? यस सर। इसके लिए आप कौन सा क्वेश्चन लगा सकते हो? आपको अगर एसईआर में सॉल्व की है या प्रीवियस ईयर जेई सॉल्व कर रहे हो तो ऐसे क्वेश्चन मिल जाएगा। रुको शायद मैं देखता हूँ, हाँ आपको यहाँ मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 सॉल्व करोगे, यू विल गेट माय पॉइंट। एक ब्लॉक ऐसे रख दिया है, ये वाली पुली मासलेस है, छोटी सी है, फिर यहाँ पे एक डिस्क रखा है, उसको इस वॉल से ऐसे बांध दिया गया है, मतलब ऐसे 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 रख दिया गया है, ये डिस्क है। अब अगर ये डिस्क नीचे जाएगा तो ये ब्लॉक इधर आएगा। आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि हाँ मुझे किसी भी पॉइंट का एक्सेलरेशन जब निकालना है तो मेरे को हमेशा लॉजिक यही लगाना है, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर
plus acceleration of center with respect to earth. बेटा आपको ये याद होगा, ये कर लोगे घर पे? नहीं होगा तो आप मुझसे डाउट वाइज ऐसे पूछ सकते हो कि सर ये वाला सॉल्व करा दो। बेटा मुझे एक्चुअली टारगेट लिया है मैंने कि मेरे को कैटेगरीज खत्म करनी है क्वेश्चंस की। नेक्स्ट पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट में बेटा इसके कुछ कॉम्बिनेशन आते हैं। जैसे एक चीज समझाता हूँ आपको, वो जो एनोलॉजी पढ़ाई थी उसको पूरा एक्सटेंड कर देना है। अगर मैं आपसे पूछूं कंबाइंड के लिए एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, तो आपको पता है ट्रांसलेशन में आप ऐसे निकालते थे हाफ mv², और यहाँ पे निकालते हो हाफ I⍵²। तो यहाँ पे आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, इन दोनों का सम। बस आप समझदार होगे तो यहाँ अच्छे से लिखोगे हाफ I अबाउट सेंटर ऑफ मास टू ω² प्लस हाफ मास ऑफ द सिस्टम इंटू वेलोसिटी ऑफ मास। आप अभी भी वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे तो K फाइनल माइनस K इनिशियल, रुको बेटा, K फाइनल माइनस K इनिशियल इक्वल टू टोटल वर्क डन करोगे। पर सोचो अगर आपको काइनेटिक एनर्जी आपने गलती से जल्दीबाजी में गलत पुट कर दी तो बेटा आंसर तो गलत आएगा ही। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू नेट वर्क डन। अब आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऐसी दिखनी चाहिए। अब बेटा एक बड़ी कैटेगरी शुरू होती है कोलिजन की। बेटा व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ एनी कोलिजन जो आप लोग को पढ़ाई गई? मोमेंटम कंजर्व। कंजर्व। बेटा एनालॉजी के हिसाब से बताओ, लीनियर में मोमेंटम एंगुलर में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, याद रखोगे? अब आपको भी कंजर्व करना है। हर कोलिजन में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा और लीनियर भी कंजर्व रहेगा। In every collision we have to conserve linear momentum, angular momentum। और याद रखना बेटा कोलिजन के समय हमें बोलते हैं नेट फोर्स। दोनों बॉडीज को हम एक मान लेते हैं, इसलिए नेट फोर्स और नेट टॉर्क 0 मान लेते हैं। नेट फोर्स 0 से हमें मोमेंटम कंजर्वेशन मिलता है, नेट टॉर्क 0 से हमें एंगुलर कंजर्वेशन मिलता है। आपको एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने के अलग से भी इक्वेशन सॉल्व करने पड़ते हैं, बट अभी मैं कोलिजन पे हूं। आपको वो ऐसे क्वेश्चन देगा कि एक डिस्क रोटेट कर रही है, एक बच्चा पहले सेंटर पे था फिर वो चल के इधर आ गया, तो व्हाट इज चेंज इन ओमेगा, तब आपको ऐसे लगाना पड़ता है I1 ω1 इक्वल टू I2 ω2। तो ये भी एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन है, बट ये इजी कैटेगरी होती है। कोलिजन पे आते हैं बेटा। आप कोई भी केस सोच लो जो आपके मन में आ रहा हो कि सर एक रॉड ले लिया, अब बेटा इसको स्पेस में इमेजिन करो, ये कहीं पे बैठा नहीं है, कहीं पे नहीं है, एक रॉड हवा में है आउटर स्पेस में, और एक पॉइंट मास आके इस पे ऐसे टकरा रहा है। और फिर क्वेश्चन की कोई ना कोई कंडीशन होनी चाहिए। सबसे पहला लॉजिक था मोमेंटम कंजर्वेशन, उसके बाद लॉजिक था क्वेश्चन से पूछोगे कि भाई बताओ कोलिजन किस टाइप का है, इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, या बीच का इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या होता था बेटा, बॉडी स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन। और इलास्टिक में क्या होता है बेटा, इलास्टिक की डेफिनेशन होती है नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। और इन इलास्टिक बीच का होता है जिसमें एनर्जी का लॉस होता है,
बेटा परफेक्टली इलास्टिक में भी लॉस होता है, मतलब आप चाहो तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, इलास्टिक, इन इलास्टिक, बट परफेक्टली इन इलास्टिक का अलग से डेफिनेशन है, बॉडी स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन, यानी जब एनर्जी का लॉस हो तो इन इलास्टिक या परफेक्टली इन इलास्टिक, लेकिन अगर लॉस ना हो तो इलास्टिक। अब बेटा ऐसी कैटेगरी में हमें क्वेश्चन को ही बताने दो कि वो कैसा कोलिजन है। आपको एक रॉड दे देगा, बेटा अपने हिसाब से मान लो रॉड की लेंथ L है, मास M है, एक बुलेट आती है M0 की, सेंटर से L/4 पे लगती है, और क्वेश्चन में दिया है कि उसके बाद ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, क्वेश्चन देगा वो। आपसे क्वेश्चन पूछा है ओमेगा निकालो आफ्टर कोलिजन, बेटा जल्दी से बताओ कैसे करोगे। आपको सारी बातें याद रखनी है कि एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट निकालते हैं, क्या है, बेटा क्वेश्चन करो। और बेटा याद रखना किसी भी रोटेटिंग बॉडी के लिए ओमेगा सिर्फ एक ही होता है, ओमेगा 5-6 नहीं हो सकते, किसी एक बॉडी के लिए ओमेगा एक ही होगा। वेलोसिटी सब पॉइंट की अलग अलग हो सकती है, बट ओमेगा सबका एक ही होता है। I'm not agree. मैं मान लेता हूँ कि बेटा वो आके इसमें लड़ गया, ठीक है, परफेक्टली इनलास्टिक है तो यहाँ पे अटक जाएगा वो। अब तुम बताओ पूरी रॉड का सेंटर ऑफ मास यहाँ होता L/2 पे, हाँ या ना, होता ना बेटा। तो इन दोनों का कंबाइंड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, और वो कैसे निकालोगे कंबाइंड सिस्टम का, जब M0 इसमें एम्बेडेड हो जाएगा। बेटा आप लोग हो, बेटा आप लोग को आवाज आ, यस सर। हाँ ठीक है बेटा, मैं वापस से रिज्यूम करता हूँ। सॉरी बेटा वो एक का नेट डेटा खत्म हो गया था। अब मैं वापस क्या देख पा रहा हूँ कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ये पेन क्यों नहीं चल रही, हाँ, इस सी के अबाउट मुझे नया सेंटर ऑफ मास खोजना पड़ेगा। वो हम कैसे निकाल लेंगे बेटा, आपको फॉर्मूला पता है सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं बेटा, m1x1। बेटा इसके लिए तो ओरिजिन ही हो गया तो 0 आ गया, और उसके लिए हमें डिस्टेंस पता है L/4, तो मैं ऐसे लिखूंगा m0 इंटू L/4 प्लस m इंटू 0 बाई बेटा ये टोटल मास यानी m0 प्लस m, इससे मुझे नया सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। अब जैसे ही मुझे नया सेंटर ऑफ मास मिलता है, मैं जानता हूं मेरी बॉडी नए वाले सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगी, तो मैं क्या कर दूंगा, एंगुलर मोमेंटम
अबाउट न्यू सेंटर ऑफ मास बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन सेम रहेगा। यानी जो न्यू सेंटर ऑफ मास आएगा मैं उसके अबाउट आई ओमेगा निकालना चाहूंगा, और वो पहले वाले पॉइंट के अबाउट ऐसे आ जाएगा। बेटा ये डिस्टेंस मुझे अगर, बेटा आप लोग को आवाज आ रही है? यस सर। बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एम नॉट, बेटा ये वाली रॉड रेस्ट पे, इसका कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं था बिफोर कोलिजन, सिर्फ पॉइंट मास का था। एम नॉट इंटू आर, और ये आर सेंटर ऑफ मास से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच की दूरी है, इंटू जो भी इसकी इनिशियल वेलोसिटी दी होती है। एम नॉट इंटू आर इंटू यू। अब इतना आ गया बेटा। अब देखो, प्लस यहां पे जब तुम आई ओमेगा निकालोगे तो बेटा थोड़ा ध्यान रखना, जो सेंटर ऑफ मास है नया वाला, बेटा अगर मैं उसके अबाउट निकाल रहा हूं तो मेरा बॉडी का एमआरवी कभी नहीं आएगा। मैंने पहले भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाला, बाद में भी मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाल रहा हूं, पर मेरे को पता है एम नॉट यहाँ पे है, तो ये पॉइंट मास है, इसके लिए हो जाता, इसके लिए बेटा आई की वैल्यू कितनी आ जाती बताओ? दिस आई इज द सम ऑफ रॉड प्लस एम नॉट। आई हमेशा जुड़ता है, तो इस आई में दो टर्म होते हैं, आवाज निकल एम नॉट आर स्क्वायर, वेर आर इज दिस डिस्टेंस, और एक रॉड का आर डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास के अबाउट। बेटा आप कौन सा थ्योरम लगाते? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। बेटा मुझे किसके अबाउट निकालना है बेटा बताओ? मुझे एक इसके अबाउट निकालना है जो नया सेंटर ऑफ मास है, बट रॉड का सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना होता है बेटा? ml स्क्वायर बाई 12। बेटा आप ध्यान से सुनो, अगर मुझे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, एक सेकंड बेटा, मेरा हाथ पूरा पानी पानी हो गया है, तो राइटिंग पैड पे पानी गिर जा रहा है। मुझे इस पॉइंट के अबाउट निकालना है जो नया वाला सेंटर ऑफ मास है, और सिर्फ रॉड का निकालना है। पुराने वाले सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या था? ml स्क्वायर बाई 12। तो जो इससे पैरेलल में है बेटा उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ml स्क्वायर बाई 12 प्लस एम आर स्क्वायर, और ये आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट न्यू सेंटर ऑफ मास, इसके अबाउट, और वो हम यहाँ ऐड कर देंगे ml स्क्वायर बाई 12 प्लस एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। बेटा ये नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, इंटू ओमेगा इक्वल टू ओरिजिनल एंगुलर मोमेंटम। बेटा पता है, अगर आप ना स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करोगे ना तो आपको मेरी बात समझ आएगी। मैंने नया वाला सेंटर मास लिया न्यू, ये रॉड का सेंटर ऑफ मास इज नथिंग, ये बस एक रॉड के लिए यूज हुआ, बॉल आके यहाँ लगी, तो मैंने इसके अबाउट ये एमआरवी निकाल लिया कि भाई ये डिस्टेंस आर है और ये एम यू है, तो मैंने एम यू आर निकाल लिया, एम यू इंटू आर। उसके बाद मैंने रॉड को महसूस किया कि भाई ये नए वाले सेंटर ऑफ मास के अबाउट, सेंटर ऑफ मास न्यू के अबाउट, इस छोटे वाले एम नॉट को भी लेकर ऐसे इस लाइन के अबाउट घूम रही होगी इम्पैक्ट की वजह से, मुझे वो ओमेगा निकालना था। तो मैंने फॉर्मूला यूज कर लिया आई इंटू ओमेगा, और इस आई में मैंने एम नॉट को भी कंसीडर किया, रॉड को भी कंसीडर किया। बेटा आपको हर एक केस में इंडिविजुअली 1 to 1 भी समझाने को तैयार हूं, तो प्लीज रीच आउट टू मी अगर कोई भी केस दोबारा पढ़ना है तो। सर इसमें वो सेंटर ऑफ मास हम पुराने वाले का यूज करके नहीं कर सकते, उसके अबाउट सारा करेंगे? अरे बेटा पागल हो जाओगे, क्यों? अच्छा देखो, आपका मन है पुराना वाला सेंटर, तो इस पॉइंट के अबाउट आपने एंगुलर मोमेंटम निकाला तो क्या आ जाता?
एम आर, आर की जगह L/4 हो जाता भी खुश हो जाते यू। आपने LHS तो सोचा कि आसान है, RHS पे आपको हाँ। नहीं आ रही बेटा? हाँ। एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है बेटा बताओ? व्हाट इज एक्चुअल फॉर्मूला? आई ओमेगा फॉर्मूला होता है क्या? इज आई ओमेगा फॉर्मूला? नहीं, फॉर्मूला क्या होता है? आई सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा। बेटा आपको आ रहा है प्लस ओमेगा। आर क्रॉस। हाँ। अगर तुम सेंटर ऑफ मास लेते हो तभी तो तुम्हारा आर 0 हुआ। अगर मैं नया वाला सेंटर ऑफ मास लूंगा तभी तो मेरा हम्म। वाला कंपोनेंट 0 हो जाएगा। बात समझ आई? हाँ। तुम कभी भी सेंटर ऑफ मास पे बैठ के हाँ। ओमेगा निकाल लो, मतलब एंगुलर मोमेंटम निकालोगे तो इट विल ऑलवेज बी आई ओमेगा। वरना इसका दर्द पालने में बहुत दर्द होता है बेटा। हम्म। एमआरवी नहीं करते, हम पागल हो जाते हैं एमआरवी करना पड़ता तो। समझ गए? हाँ। बट आफ्टर जो एंगुलर मोमेंटम निकला है उसमें मुझे यही फॉर्मूला यूज करना, आई सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा। और आई सेंटर ऑफ मास मतलब जब रॉड में ये पॉइंट मास हम्म। नॉट एंटर कर गया तो मुझे नया वाला सेंटर ऑफ मास लेना पड़ेगा। बात समझी आपको? तो एंगुलर मोमेंटम पहले भी वही कंजर्व करो जिसके अबाउट नए में इसमें निकालना आसान है। तो मैं पुराने में भी उसी के अबाउट निकालूंगा ना। हमेशा एंगुलर मोमेंटम सेम पॉइंट के अबाउट कंजर्व रखोगे। हाँ। बात समझ आई? हाँ। ठीक है बेटा, तो आप मुझे एक फॉलोअप दे दोगे क्या बेटा? और हिंज हिंज में करेंगे तो उसमें तो मैं हिंज वाला ले लेता हूँ केस, सुनो। मान लो रुति दीपन के हिसाब से हमने एक हिंज ले लिया, यहाँ पे इसको हिंज कर दिया, मतलब ऐसे बंधा हुआ है कि ये सिर्फ ऐसे घूम सकता है और एक पॉइंट मास आता है और यहाँ अटक जाता है। इजी क्वेश्चन की तरह है बट ऐसे अटक गया। तब आपको ऐसा सोचना है कि रॉड तो इसी के अबाउट घूमेगा ना बेटा। तब आपके लिए इक्वेशन हो जाती एम यू हाँ। इंटू इस पॉइंट के अबाउट निकालते आप। बात समझे? और तब इसका फॉर्मूला आई ओमेगा इसलिए रहता क्योंकि हम्म। सिर्फ वो वाला केस हुआ, एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट घूमने वाला। मेरी बात समझे? ट्रांसलेशन का कोई रोल आएगा ही नहीं। आप ऐसे हाँ। करते एम यू इंटू एल इनकमिंग, हाँ। और जब उसके अंदर एम्बेडेड हो जाता तो रॉड के लिए फॉर्मूला हो जाता है ml²/3। और अगर ये स्मॉल एम नॉट ले लेते हैं जो आने वाला मास है तो उसका फॉर्मूला हो जाता एम नॉट इंटू L²। ये हो जाता आई कंबाइंड सिस्टम का। जब आपके यहाँ पे एम नॉट एंटर कर जाता और इस ये हिंज पॉइंट है और ये डिस्टेंस मैंने एल ली है, तब बेटा इस पॉइंट के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ता। रॉड का आ जाता ml²/3, हम्म। पॉइंट मास का आ जाता है mr² यानी m0L²। मैंने दोनों को बेटा ऐड कर दिया इनटू, बेटा ये आ गया आई इंटू ओमेगा। तब इस केस में मैं डायरेक्टली ऐसे कर देता। बात समझ आई? बेटा मैं इसी हाँ। पॉइंट के अबाउट निकाल हाँ। इसलिए मेरा सिंपल है। मैंने पहले भी इसके अबाउट निकाला, बाद में भी उसी के अबाउट निकाला, हर बार हम सेम रिपीट करते हैं। बेटा आपको ऋषि बच्चा पता है? ऋषि कोई जानता है? रुति? हाँ। चलो लंबा हो गया। हाँ लंबा वाला, गोरा सा है। बेटा वो पता हाँ। है हाँ। कि रातों से सो नहीं रहा है लगातार, सच बोल रहा हूँ, ट्रू स्टोरी से पूछ लो। और वो एक ऐसा बच्चा, उसको जो टारगेट दे रहा हूँ वो फिनिश करके बताता है। आपको पता है वो पूरा 12th पैरेलल पढ़ रहा है और उसने पूरी रिपोर्ट की है कि सर मैंने काइनेमेटिक्स 1 2 3 सब लगाया है। और बेटा पता है काइनेमेटिक्स 3 उसी ने डलवाया है कि सर मुझे कुछ भूख लग रही है खाने को दो। बेटा आप लोग को मैंने रे ऑप्टिक्स दिया था, कितने बच्चों ने रिपोर्ट की? मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ और कर रहे हो तो मुझे उसकी रिपोर्ट चाहिए। फिर से एक हैबिट डालो, जेई एडवांस तक हर बच्चा या मेडिकल के आखिरी एग्जाम तक हर बच्चा डेली रिपोर्ट भर भर के डालेगा। जब आपकी डेली रिपोर्ट नहीं आती है मुझे एक ना गलत डाउट जाता है कि कहीं नहीं बच्चा ऐसा तो नहीं डिप्रेशन में, नेगेटिव थॉट्स में या यूट्यूब में बिजी तो नहीं हो गया है।
कोई भी चीज अच्छी नहीं है बेटा उनमें से। मुझे पर डे की रिपोर्ट चाहिए, तब मुझे चाहिए बेटा, मैं जब रिपोर्ट देखता हूँ ना कि हर अल्टरनेट डे एक बच्चा जेईई का पेपर नहीं लगा रहा है, या एटलीस्ट चैप्टर चैप्टर नहीं पढ़ रहा है, एक फ्लो नहीं बना हुआ है। जब मुझे दिखता है बच्चा एक दिन मॉडर्न का एक चैप्टर पढ़ा और अगले दिन वो थर्मो में घुस गया है, तो मैं बोलता हूँ बेटा इसको तो भगवान बचाएगा। एक फ्लो होना चाहिए। बेटा आप लोग को मेरी बात समझ आ रही है? बेटा आप लोग को आवाज आ रही है? बेटा आप लोग को आवाज आ पा रही है? बेटा एक्चुअली मेरा सारा डेटा एग्जॉस्ट हो जाता है, मैं इसलिए पूछ रहा होता कहीं मैं दीवार को हटा दूं। ठीक है बेटा, आप लोग चैट में भी बता सकते हैं, ऐसी कुछ बात नहीं है। अब नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन होती है जब आपको किसी प्लेन पे वो कोई एक स्फेरिकल बॉडी देखे, सर आवाज बेटा आवाज आ पा रही है क्या? हाँ, अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। आपकी सेकंड इस अब नेक्स्ट कैटेगरी है, ग्राउंड है, उस पे एक स्फेरिकल बॉडी, चाहे वो डिस्क हो चाहे वो कोई रिंग हो, कोई भी उस पे मूव कर रही है, तो कितने केसेस बनते हैं? टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। फ्रिक्शन, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, उसके अपोजिट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट लगता है फ्रिक्शन। अब आपको किसी ने दिया कि इस बॉडी को आपने जस्ट थ्रो कर दिया v वेलोसिटी से, बेटा एक टर्म होता है प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग इज लाइक v इक्वल टू आर ओमेगा, v सेंटर ऑफ मास इक्वल टू आर ओमेगा, दिस इज कॉल्ड प्योर रोलिंग। आपसे पूछा गया, उसको v स्पीड से फेंका गया, रफ सरफेस है, कितनी देर में प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी? अगर आपको ये सारे रिजल्ट याद नहीं है डिराइव कर करके, प्रैक्टिस कर करके, तो आप गलत कर रहे हो बेटा। v by mu g 1 plus k इसको square भेजोगे, lambda। इसमें कोई रोटेशन नहीं है, ये स्किड करना स्टार्ट करेगा तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा। बेटा आपने वी वेलोसिटी ओमेगा नहीं है, आपने सिंपली एक बॉल को हॉरिजॉन्टल के पैरेलल फेंक दिया है, जैसे ही वो आगे स्किड मारेगा फ्रिक्शन पीछे लगेगा। तो अगर मैं फिर से अपने दिमाग को बांटूंगा 3 पार्ट्स में, ट्रांसलेशन, सर्कुलर, कंबाइंड। ट्रांसलेशन के हिसाब से सिर्फ पीछे एक फोर्स लग रहा है एफ, बेटा mg नीचे आएगा, नॉर्मल एक्शन ऊपर जाएगा, ऐसा होता है। तो mg और n से मेरा x कैप मोशन तो डिफाइन हो नहीं सकता, तो मेरे लिए ऐसा आ जाएगा, नेट फोर्स कितना आया f पीछे की तरफ, एक्सेलरेशन आ जाएगा, बेटा फोर्स फ्रिक्शन को मैं नेगेटिव ले रहा हूँ, माइनस एफ बाई कितना लूंगा बेटा मैं, मास। अच्छा यहाँ फ्रिक्शन कौन से टाइप का होगा, रिलेटिव या स्टैटिक? मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन होगा या स्टैटिक होगा बेटा, बताओ। स्टैटिक फ्रिक्शन। नहीं बेटा, काइनेटिक होगा। जब प्योर रोलिंग अचीव हो जाती है तब रूलिंग के बाद स्टैटिक होगा ना? हाँ, हाँ, रोलिंग के बाद स्टैटिक। हाँ, पहले फ्रिक्शन वो लगेगा, आप स्किड मार रहे, स्किड मतलब रिलेटिव मोशन हो रहा है, तब हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन आता है। तब आप इस एफ को चाहो तो रिप्लेस कर दो सीधे म्यू इंटू एम से, यानी माइनस म्यू इंटू एन, यानी mg, इस केस में mg।
तो आपका एक्सेलरेशन सीधे माइनस म्यू जी आ जाता। अब देखो, क्या एन और एम जी सेंटर ऑफ मास के अबाउट घुमा सकते हैं? नहीं, फ्रिक्शन घुमा सकते हैं। तो टॉर्क कितना आ जाता? आर क्रॉस एफ इक्वल टू आई अल्फा, और ये टॉर्क ऐसे घुमाता तो ओमेगा ऐसे बढ़ता। बेटा वेलोसिटी घट रही है, ओमेगा बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आके तो v इक्वल टू ओमेगा आर वही बढ़ रहा है। समझ पा रहे हो? है। कैसे निकालोगे? इसी पॉइंट पे मान लेते हैं हाँ, फाइनल वेलोसिटी ओमेगा एफ इंटू आर हो जा रही है, तो वी एफ कितना आ जाएगा? u प्लस ए टी, यानी v प्लस ए टी। एक्सेलेरेशन कितना है? माइनस म्यू जी इंटू इक्वल टू ओमेगा आर। ओमेगा खुद कितना आएगा? ओमेगा फाइनल होता है ओमेगा इनिशियल, पर पहले ओमेगा इनिशियल था ही नहीं, यानी 0 प्लस अल्फा टी, यानी v इक्वल टू आर ओमेगा में आर, और ओमेगा फाइनल लिखूंगा अल्फा टी। जैसे ही इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे आपका टी आ जाएगा बेटा। बेटा एक सिंपल सा क्वेश्चन बताना जरा। फॉर्मूला लिस्ट, सिंपल क्वेश्चन। आर सी कैपेसिटेंस, इस पे स्टार्टिंग चार्ज क्यू नॉट है, बैटरी ई है, आपको बताना है टी टाइम बाद कितना चार्ज होगा। कितने बच्चे से ओरली कर सकते हैं? स्टार्टिंग टी इक्वल टू 0 पे क्यू नॉट चार्ज है, टी इक्वल टू 0 पे क्यू नॉट चार्ज है, नॉट e की पावर माइनस टी बाई टाउ। टी नॉट टी इक्वल टू 0 टाइम पे क्यू नॉट चार्ज। बेटा कितना आएगा क्यू? क्यू नॉट इंटू e की पावर माइनस टी बाई टाउ। बैटरी तो लगा है। आंसर गलत है बेटा, इससे ये पता चल, तो भी था जो है। अच्छा, इसे क्लासिकल केस, ये केस जिसको याद रहता है उसको दोनों केस याद आते हैं। अगर सिर्फ एक कैपेसिटर हो तब आपका फॉर्मूला होता है क्यू किसी भी टाइम पे सीई 1 माइनस माइनस टी बाई टाउ, टी बाई ई आर। और अगर सिर्फ एक कैपेसिटर पे एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगा के छोड़ दिया है, स्टार्टिंग में चार्ज क्यू नॉट था, क्यू था मान लो, और बाद में, या क्यू नॉट मान लो, और बाद में मैं आपसे पूछूं कितना चार्ज है, तो आपका फॉर्मूला होता है क्यू नॉट स्टार्टिंग चार्ज ई माइनस टी बाई आर सी। तब होता है क्यू नॉट इंटू ई की पावर माइनस टी बेटा। तो जब आपसे मैंने ये वाला केस दिया है तो ये केस कंबाइंड है, एक कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है और बैटरी से चार्ज कर रही है। मेरी बात आप समझ पाए? आपका फाइनल आंसर होता सर सीई 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ प्लस, बेटा बैटरी नहीं सोचो, ये कैपेसिटर इस रेजिस्टेंस के क्रॉस डिस्चार्ज होगा। कैपेसिटर इज ऑल्सो ए बैटरी जो डिस्चार्ज होना चाहती है। क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी बाई, मैं दोबारा बोलता हूँ बेटा, कैपेसिटर भी एक ऐसी बैटरी है जो डिस्चार्ज होना चाहती है, पर बैटरी डिस्चार्ज नहीं हो सकती क्योंकि उसका फर्ज है, वो जितना चार्ज देगी उतना अंदर मैकेनिज्म हो जाता है, केमिकल रिएक्शन हो जाते हैं, पर कैपेसिटर में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होते हैं। कैपेसिटर एंड बैटरी आर सेम थिंग। इस पे प्लस क्यू रहता है, इस पे माइनस क्यू रहता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे भाग के ऐसे आते हैं, कैपेसिटर खर्च हो जाता है, बैटरी अपना मेंटेन करती है, वो प्लस क्यू माइनस क्यू ही रहेगी, जो भी उसका ओरिजिनल चार्ज है, जितना चार्ज उतना। बेटा मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं आप लोगों से बस बेसिक बेसिक सवाल पूछ रहा हूँ कि ये टफ है, मान रहा हूँ क्वेश्चन टफ है, बट ये क्वेश्चन इस उम्मीद से पूछा गया है क्या आपने आरसी सर्किट का रिवीजन किया, इस उम्मीद से।
चलो वापस आते हैं बेटा, रोटेशन पे वापस आते हैं। कई बार सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं बेटा। रुति ये बताओ, अगर एक रफ सरफेस पे मैं वेलोसिटी दे के किसी को फेंक देता हूं, तो आपने अभी देखा फ्रिक्शन आगे लगता है, मतलब ऐसे लगता है, तो इस फ्रिक्शन की वजह से एक ओमेगा आएगा। तो फ्रिक्शन तो हमेशा लगेगा जब तक बॉडी मोशन करेगी, तो ओमेगा तो हमेशा बढ़ना चाहिए। पर ये रुक क्यों जाता है, ये स्टॉप क्यों होता है? वेलोसिटी क्यों खत्म हुई मुझे समझ आया, क्योंकि फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, वेलोसिटी फोर्स से खत्म हो जाएगी। पर ओमेगा क्यों खत्म हुआ? ओमेगा तो चलते रहना चाहिए ना, ओमेगा को कौन खत्म कर रहा है? बेटा आप यहाँ पहुंच गए, वेलोसिटी जीरो हो गई तो वी जीरो हो गया, मान लिया। चलो एक पॉइंट ऐसा आया, फ्रिक्शन, ये वेलोसिटी जीरो हो गई तो फ्रिक्शन जीरो हो गया। पर ये बॉडी इन मोशन, अब तक इसने जो ओमेगा गेन किया था वो तो करते रहना चाहिए ना। मेरा पॉइंट ये है, बॉडी इन मोशन, वो एंगुलर के लिए भी ट्रू है ना। अगर ये ओमेगा कर रही है तो इसको तो ओमेगा करते रहना चाहिए, रुकेगी क्यों? व्हाई इट विल स्टॉप बेटा, क्यों रुकेगी वो? सो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जब उसका v डिक्रीज करेगा और ओमेगा इंक्रीज कर रहा होगा, तो हाँ फ्रिक्शन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अच्छा अच्छा, समझो बीच में प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गई, प्योर रोलिंग के समय फ्रिक्शन कितना हो हाँ, जाएगा? उसके बाद जीरो। फ्रिक्शन जीरो हो जाता है ना बेटा प्योर रोलिंग के बाद, जीरो। क्योंकि ये रेस्ट पे आ जाता है। हाँ, ये वी सेंटर ऑफ मास लग रहा है, ये ओमेगा, फिर भी ये रुक क्यों जाती है? ऐसा सोचो, आपको मेरी बात समझ आ रही है? प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गई, फिर भी आप देखते हो किसी बॉल को आप डगरा देते हो, रोल करवा देते हो, थोड़ी देर में रुक जाती है। बेटा रियल लॉजिक इसका ये डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन। आप जो सोच रहे हो सही है बेटा, इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ये होता है कि एक्चुअली में वो सिंगल पॉइंट नहीं होता है, वो एक फ्लैट होता है। और एक पॉइंट के बाद हाँ, जब भी फ्लैट आप इस एंड। बॉल को फेंकते हो ऐसे, तब इसका जो आगे की तरफ प्रेशर ज्यादा होता है, तो नॉर्मल रिएक्शन सेंटर ऑफ मास पे नहीं रहता है। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा एक रोटेटिंग बॉडी के लिए थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाता है। आप खुद ही ना सोचो ना, एक बॉल शिफ्ट कर रही है, अगला पॉइंट यहाँ कोलाइड करेगा ना, तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे होता है, और एमजी हमेशा ऐसे होता है। किसी भी कोई भी बॉल कितनी भी अच्छी बना दो, वो कभी एग्जैक्ट वन पॉइंट पे कांटेक्ट नहीं करेगी। आम जिंदगी की बॉल हमेशा ऐसे कांटेक्ट करेगी, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और यहाँ पे एमजी। तो अब ये नॉर्मल रिएक्शन इस फ्रिक्शन से लगने वाले ओमेगा को, ये नॉर्मल रिएक्शन कैंसिल कर देता है और बॉल रुक जाती है। बेटा आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? बेटा क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। एक बार मैंने आप लोग को रोटेशन की शीट दी थी, याद है? हाँ, मैंने आप लोगों से करने के लिए बोला था, कुछ बच्चों ने किया भी होगा, मुझे डाउट नहीं है। सब बच्चों ने कोशिश की होगी, मुझे इसका भी डाउट नहीं है। उसको जीरो मानते हैं, आज की क्लास को वन मानते हैं। अभी भी कितने केसेस करने हैं हमें बेटा एनर्जी कंजर्वेशन वाले, डाउन द इंक्लाइन वाले, याद है? हाँ। आप मुझे बताओ, आप कल क्या करने का प्लान बना रहे हो? बताओ कल क्या टास्क है? सबका अलग अलग हो सकता है ना। कितने बच्चों ने मॉडर्न खत्म कर लिया बेटा? मैं मॉडर्न के पीछे हाथ धो के पड़ा हूं, पता है आपको? मॉडर्न जिसका खत्म उसके मार्क्स ज्यादा आते हैं। जितने बच्चों को मॉडर्न की शीट दी थी, क्या आप लोगों ने खत्म कर ली? सर और थोड़ा सा बचा। बेटा लेट अस डिफाइन बाउंड्रीज, मॉडर्न
नेक्स्ट 3 डेज में खत्म कर दो बेटा, सारे बच्चों से अपील है। अच्छा सत्यजीत बेटा, सत्यजीत बेटा आपको आवाज आ रही है? जी सर। अंकित से आपकी बात हो रही है? हाँ सर। तो क्या उसकी क्लासेस चल रही हैं? हाँ अंकित की? अभी तो बोला था कुछ दिन पहले, शायद उनका बंद हो गया था। पहले टेस्ट और डिस्कशन होता था, अभी नहीं हो रहा, और पूछा नहीं उसके बाद से। बेटा वहाँ के हेड हैं, वो मेरे फ्रेंड हैं, मुझे पता है पिछले 20-25 दिन से कोई क्लास नहीं हुई। लेकिन पॉइंट वो नहीं है बेटा, जेई एडवांस और नीट के आखिरी दिन तक क्वांटम बढ़ता चला जाएगा। आप सोचो, हम ऐसा सोचो वी आर इन द क्रैश कोर्स, हमको फिर से 40 डेज का टारगेट में सब खत्म करना है, बट क्रैश कोर्स में एनर्जी लेवल हाई रखते हैं। एनर्जी लेवल शुड बी वेरी वेरी हाई, गजब का हाई रखो। आप सोचो एक मिशन में ना, हम जब तक वो मिशन खत्म नहीं हो जाता तब तक काम करते हैं। बेटा मैं आपको एक एनालिसिस बताता हूँ, प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनना। आप कभी पानी में कोई बच्चा भी अगर पानी में तैरता है, अगर कोई ओशियन टाइप का सर्फ चीज है, ओशियन टाइप का, आप कितने भी अच्छे स्विमर हो, आप कहीं का कहीं पहुंच, कभी भी आपका ड्रीम कॉलेज नहीं दिखता है, भले उसके ऊपर आईआईटी लिखो, चाहे एनआईटी लिखो, चाहे कुछ भी लिखो, आप कई बार बहुत अच्छे मोमेंटम से कहीं और जा रहे होते हो। इसलिए बेटा अपना विजन थोड़ा क्लियर रखो, आपको जाना कहाँ है। अगर आपका विजन आपको बोल रहा है आपको अपना बेस्ट देना है, तो इन 40-45 डेज में मुझे टाइम किलिंग 0 चाहिए। तैरते वक्त बेटा हमें कभी दूरी नहीं दिखती, हमें हमेशा आसपास का पानी दिखता है। तो मन में एक भावना होनी चाहिए कि मुझे आईआईटी जाना है या मेडिकल निकालना है। उसके बाद आपको सिर्फ तैरने पे ध्यान देना है। रुक के ना आइलैंड देखने लगे ना बीच के, तो आपकी जर्नी कोई और बच्चा कर लेगा और आप वहीं रह जाओगे बीच में।